So hello everyone. Now in this lecture we are going to cover the other two models and together with the other aspects of the data. चलिए बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की। तो बेटा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारे पास जब हम बात करते हैं डेटाबेस मॉडल की, तो डेटाबेस मॉडल बेटा क्या होता है? डेटाबेस मॉडल होता है डेटा को रखने का तरीका, यानी कि हमारे पास डेटा को रखने के क्या क्या तरीके हैं। हमारे पास 4 तरीके थे। कौन कौन से तरीके बेटा? हायरार्कियल मॉडल, के बाद नेटवर्क मॉडल, जो कि दोनों क्या थे? ओल्ड थे। क्या थे? ओल्ड थे। और फिर अब हमारे पास आता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एंड फिर आता है OODBMS, जो कि क्या है? न्यू है। तो ओल्ड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट? Now in this lecture we are going to cover the new database models which are RDMS and OODBMS. बेटा इनके निकनेम है, जैसे आप जो है वो क्या करते हैं, निकनेम देते हैं कि नहीं देते हैं? देते निकनेम। तो ये भी क्या है बेटा? एक निकनेम है, ओके, जो कि मैंने दे दिया उसको RDBMS एंड OODBMS। चलिए तो शुरू करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको तो ये मॉडल 50% से भी ज्यादा आता है, तो आपको कैसे महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा ना? तो चलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपको ये मॉडल 50% आता है। अब कैसे आता है? ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा कि ये मॉडल कैसा है? ये मॉडल न्यू है, यानी कि ये मॉडल को हम यूज करते हैं। यानी कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जो मैंने आपको क्या दिया था बेटा? एग्जाम्पल दिया था, ये वाला एग्जाम्पल। हाँ जी, ये वाला एग्जाम्पल। तो ये वाला एग्जाम्पल जो है बेटा सटीक बैठता है हमारे इस वाले मॉडल के लिए, बिल्कुल सटीक बैठता है। बस पता है क्या होगा यहाँ पर? वो कहेगा कि हम ना इसका नाम ये नहीं ले रहे, हम इसका नाम ये नहीं ले रहे। जैसे मान लो एग्जाम्पल, कोई इंसान बोले कि मैं क्या एग्जाम्पल दूं? That I will not call this as a bread, but I will call this as a chapati. बस वही नाम चेंज होने वाले हैं। ठीक है मैम, बस नाम चेंज होंगे, अपन संभाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आ जाइए मैम, नाम कौन से चेंज होने वाले हैं? देखो क्या कहता है कि जो आपने यहाँ टेबल पढ़ी थी ना, पूरी की पूरी टेबल जो पढ़ी थी, जिसको कि आपने पूरी टेबल को आपने क्या कहा था? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कहा था ना। तो वो पूरी टेबल को हम क्या बोलेंगे? रिलेशंस। क्या बोलेंगे हम? रिलेशंस। फील्ड को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। डेटा को क्या बोलेंगे? डोमेन। डेटा को क्या बोलेंगे? डोमेन। क्या बोलेंगे बेटा? डेटा को डोमेन बोलेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा? नाम चेंज हो गए। इसीलिए मैंने आपको बेटा सिर्फ इसी चीज को कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो डेटा है इसको ये डोमेन बोल रहे हैं, तभी मैंने आपको एक वर्ड और ऐड कराया था, दैट इज डेटा। अदरवाइज मैं नहीं कराती। बात समझ आई? तो बेटा जो आपने पहले किया प्रिपेयर, वही यहाँ पर क्या आ रहा है? रिपीटेटिव नेचर में आ रहा है। आइए जरा ऊपर पढ़ लेते क्या बोलता है। कहता है अ रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या करता है? अलाउ करता है कि हम डेटा को स्टोर कर सके, जब जरूरत पड़ सके तो रिट्राइव कर सके, और डेटा को साथ में लाकर इकट्ठा कर इंटीग्रेट कर सके इन द टेबल स्ट्रक्चर। ओके मैम, मतलब ये कि जो हमारे न्यू वाले मेथड्स है, जो हमारे न्यू वाले मेथड्स है, उसमें क्या बनती है बेटा जी? उसमें बनती है बेटा टेबल। दैट मीन्स टैब्यूलर फॉर्मेट जो है, टैब्यूलर फॉर्मेट जो है वो क्या है बेटा? आपका लेटेस्ट फॉर्मेट है। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसने कहा कि जो ये मैंने यहाँ पर टेबल लिखा है ना, इस टेबल को मैं क्या कर देता हूं? डिफाइन कर देता हूं। तो यहाँ पर उसने क्या किया? टेबल को डिफाइन कर दिया। और देखो मजेदार बात,
टेबल यानी कि यही पूरी टेबल ना जो आपने पहले से पढ़ी हुई थी, ये देखिए, ये रही वो टेबल। अगर मैं आपसे बोलूं टेबल यानी कि ये पूरी टेबल, ये पूरी टेबल है ना, टेबल यानी कि ये पूरी टेबल है ना। एंड हमारे लिए पूरी टेबल कैसे बनी थी? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। और फिर हमने इसको क्या बोल दिया था? फाइल बोल दिया था कि नहीं बोल दिया था? तो फाइल यानी टेबल, एंड देयरफॉर टेबल इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स। हाँ मैम, बात तो समझ में आ गई। तो बेटा जो आपने पढ़ा है वही यहां पर लिखा हुआ है, देखोगे। टेबल रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। और फिर क्या कहता है? एंड ईच रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड के अंदर इन द टेबल, एंड ईच रिकॉर्ड कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? सेम फील्ड्स। यानी कि देखो, ईच रिकॉर्ड सेम फील्ड करता है कि नहीं करता है? देखो, मैं अमित का रिकॉर्ड उठाऊं अगर, तो मुझे नाम मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा, क्लास मिलेगी। अगर मैं सूरज का रिकॉर्ड नंबर 2 अगर मैं उठाऊं, तब भी मुझे बंदे का नाम मिलेगा, एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और क्लास मिलेगी। यानी कि सेम फील्ड्स के ही हमारे को क्या मिलेंगे? रिकॉर्ड मिलेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ मैम, बात समझ में आ गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये मॉडल आता है और आप टेबल को ही टेबल को ही एक्सप्लेन करके नहीं आते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय टेबल, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर उसने क्या बोला कि जो की टर्म्स हम यूज करते हैं वो ये रहे। टेबल को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। ओके, और टेबल्स के बीच में क्या रखेंगे हम? रिलेशंस। एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे? फील्ड को। और डेटा को क्या बोलेंगे? डोमेन। ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। तो मैम ये तो एक टैबुलर क्या हो गया हमारे पास? टैबुलर फॉर्मेट हो गया, जिसमें कि हम क्या करते हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, बट मैम इसका नाम तो रिलेशनल है ना। तो रिलेशनल वर्ड का आप मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंस बताओ। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपको क्या लगता है कि अगर मैंने एक स्टूडेंट की टेबल बनवाई है, अगर मैंने एक स्टूडेंट की टेबल बनवाई है, तो क्या सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बनता होगा? मतलब बेसिकली एक ही फाइल बनती होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? नहीं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, बहुत सारी फाइल्स बनती होंगी। फाइल 1 की यानी टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, बहुत सारी टेबल्स बनती होंगी, बिल्कुल बनती होंगी। अब जैसे मान लो मैंने बनाई टेबल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स, अब मैं टेबल नंबर 2 क्या बना सकती हूँ? विद रिस्पेक्ट टू फैकल्टीज। बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ? और वो क्या कहना चाह रहा है बेटा? जब हम वन टेबल का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं विद अनदर टेबल, उसको क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो वो क्या कहता है? रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स with at least similar value occurring in 2 different records belonging to the same table that implies a relationship amongst the two records। इसके कहने का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि अगर देखो बेटा, अगर T1 जो है वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, और T2 जो है बेटा, और T2 जो है बेटा वो टीचर्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। T1 में मैंने क्या लिखा? रोल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास, लिखा बेटा। अब यहां पर मैं क्या लिख रही हूँ बेटा? टीचर्स का मान लो सीरियल नंबर, इनका कोई रोल नंबर नहीं है। टीचर्स का नाम, टीचर्स का कॉन्टैक्ट नंबर, और ये टीचर किस क्लास को पढ़ाती है, ये टीचर किस क्लास को पढ़ाती है, मैंने ये भी लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों टेबल में कॉमन क्या है? क्लास। तो मान लो अगर यहां पर मैंने फील्ड में 3rd नंबर पे राहुल लिखा, और यहाँ राहुल का फोन नंबर लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा क्लास 9th, और यहाँ पर मैंने कोई टीचर लिखी नंबर 7 पर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा और उसकी लिखी क्लास 9th,
तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपस में रिलेशन ही बन जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। यानी जब जब हम बात करेंगे ना कंप्यूटर से इस बच्चे की, तो हमें क्या दिखाएगा, इस टीचर, इस बच्चे को कौन पढ़ा रहा है, ये टीचर पढ़ा रहा है। तो क्या कहते हैं, रिलेशन एस्टैब्लिश करना। तो उसने पता है क्या बोला, उसने बोला ऑल द टेबल्स आर रिलेटेड बाय वन और मोर फील्ड्स, यानी कि एक से ज्यादा फील्ड्स क्या हो सकती हैं, कॉमन हो सकती हैं। हमने कहा जैसे क्लास क्या बन सकती है, कॉमन फील्ड बन सकती है। और जितनी भी कॉमन फील्ड्स होती हैं, हमें मान लो मोर देन वन कॉमन फील्ड हुई, मान लो सब्जेक्ट भी आ गया, वो भी कॉमन फील्ड हुई, तो बहुत सारी कॉमन फील्ड्स हो गई। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी कॉमन फील्ड में से वन ऑफ द फील्ड इज आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी की, यानी कि बहुत सारी कॉमन फील्ड में से फिर हम एक कॉलम को चूज कर लेते हैं जो कि सबसे अलग होता है, यूनिक इन नेचर होता है, ठीक है। उसको चूज कर लेते हैं और उसको क्या बोल देते हैं बेटा, उस वाले फील्ड को क्या बोल देते हैं, प्राइमरी की। तो व्हाट इज बेसिकली द प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब होता है वो कॉलम जो कि क्या है, कॉमन है। बट कॉमन तो बहुत सारे कॉलम थे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, बट इन तीनों कॉलम में से मैं कोई ऐसा एक कॉलम चूज कर लेती हूं जो कि क्या है, यूनिक इन नेचर है। अब जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल सब्जेक्ट को चूज किया, अब सब्जेक्ट तो एक फैकल्टी से बहुत सारे बच्चे पढ़ ही लेते हैं, तो कॉमन चीजें मतलब ऐसा कुछ मत उठाओ, देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक इन नेचर। ओके, ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। तो दिस इज अबाउट द 2 पॉइंट्स। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये दोनों पॉइंट, ताकि आपको बेटा ये जो है समझ में आ जाए। देखो क्या कह रहा है, अ रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स, यानी कि मोर देन वन टेबल्स, बट क्या कहते हैं, बट विद एटलीस्ट सिमिलर वैल्यू, यानी कि सिमिलर वैल्यू, सेम वैल्यू अकर करनी चाहिए इन 2 डिफरेंट रिकॉर्ड्स। यानी कि फिलहाल तो वो किसकी बात कर रहा है, फिलहाल तो वो कह रहा है कि जब आप रिकॉर्ड बनाओ, मान लो आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाते हो, तो 3rd नंबर पे नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, क्लास लिखी, तो 4th नंबर पे भी आपका यही आना चाहिए, बिलोंगिंग टू द सेम टेबल, एंड दैट इंप्लाइज द रिलेशनशिप अमंग्स द 2 रिकॉर्ड्स। और यही बात तो है दोनों में कॉमन, कि दोनों की फील्ड्स क्या है, कॉमन है। और तो और उसने क्या बोला कि जब मैं मोर देन वन टेबल्स बना रही हूं, तो मैं क्या करती हूं, इन फील्ड्स को, जो ये फील्ड्स है ना, इन फील्ड्स को दूसरे टेबल के साथ में भी कनेक्ट करने की कोशिश करती हूं, ताकि क्या पैदा हो सके, रिलेशन पैदा हो सके। तो क्रक्स की बात मैं आपको बताऊं अगर, तो देखो क्रक्स की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पर बेटा आपको ना दोनों रिलेशंस मिल रहे हैं। एक तो विद इन द टेबल, यानी कि जो 3rd नंबर पर स्टूडेंट है उसका भी रिलेशन जो है सेम ही है नीचे वाले के साथ में, उसके बारे में भी हमने उतना ही नोट किया है। एक तो इसका रिलेशन, और इनकी फील्ड क्या है बेटा, सेम फील्ड है। अगर ऊपर वाले के बारे में मैंने सिर्फ नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास लिखी है, तो नीचे वाले के लिए भी मैंने क्या लिखा है, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और क्लास। तो रिलेशनशिप विद इन द टेबल भी हो गई। और उसने क्या बोला, अगर मैं मोर देन वन टेबल को क्या करता हूं, अपने यहां पर लगता हूं, तो उस केस में मेरी कोई भी कॉमन क्लास लेकर आप उसको प्राइमरी की बना सकते हैं, कोई भी फील्ड लेकर आप उसे क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। और उस दैट प्राइमरी की वुड बी द यूनिक आइडेंटिफायर। तो पता है क्या होगा, जैसे हम क्लास 9th डालेंगे तो इस बच्चे का नाम भी आ जाएगा और साथ में इस टीचर का नाम भी आ जाएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा कॉमन कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, मान लो आपके पास एक से ज्यादा कॉलम अगर होते हैं, उस केस में क्या करोगे, इनमें से वो वाला कॉलम चूज करो जो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा यूनिक इन नेचर हो। क्या हो, यूनिक इन नेचर हो। ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। तो क्या बोलता है, दैट इंप्लाइज रिलेशनशिप अमंग द 2 रिकॉर्ड्स, यानी कि बेसिकली इसने फर्स्ट पैराग्राफ में किसके बारे में लिखा,
फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा विद इन द सेम टेबल, यानी कि दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो कि सेम टेबल से बिलोंग करते हैं, वो भी आपस में क्या है बेटा, आपस में क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम टाइप का रिकॉर्ड मेंशन हो रहा है। सेम वर्ड क्यों नहीं बोला बेटा, बेसिकली सिमिलर वर्ड क्यों बोला, क्योंकि फोन नंबर तो डिफरेंट होगा ना, आपका फोन नंबर अलग, मेरा फोन नंबर अलग, बट चीज क्या है, फोन नंबर, तो इसलिए हम सिमिलर वर्ड यूज कर रहे हैं। और उसने क्या बोला, अदर टेबल के रिलेशन में क्या बोला, ऑल टेबल्स जो कि रिलेट करती हैं बाय वन और मोर फील्ड्स कनेक्टेड टू द कॉमन फील्ड। ओके, और क्या हो सकता है कि अगर हम मोर देन वन टेबल बना रहे हैं तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन पैदा कर सकते हैं बाय द कॉमन फील्ड, दैट वुड बी कॉमन। और जितने भी कॉमन फील्ड है उसमें से क्या कर लो, किसी एक को आइडेंटिफाई कर लो एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की किसको आइडेंटिफाई करोगे, जो यूनिक नेचर को हो। जैसे मान लो एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आधार कार्ड है, वो क्या है, बिल्कुल यूनिक है। फोन नंबर है, यूनिक नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो फोन नंबर रिपीटेटिव इन नेचर भी होता है, तो ऐसी कोई चीज उठाओ जो कि क्या है, यूनिक इन नेचर है। और जैसे ही बेटा मैंने जैसे ही मैंने बेटा वो दो कॉलम को साथ में जोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पर किसको जोड़ा, इस क्लास को जोड़ा, तुरंत इन दोनों के जोड़ने की वजह से क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता डेवलप हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डैश की इज यूज्ड इन द अनदर टेबल, व्हाट इज दैट की कॉल्ड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे मान लो ये हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा देश है, ठीक है, तो मैं एक बात कहती हूँ, जैसे ये जो हमारा देश जो है, हमारे देश में अगर मैं यहाँ पर रहती हूँ, ठीक है, तो और कोई बंदा जो है यहाँ पर रहता है, तो बेटा ध्यान से मेरी बात समझो, अगर मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मेरे लिए ये क्या है बेटा, फॉरेन कंट्री। हाँ, और अगर बेटा मैं यहाँ पर रहती हूँ, उसके लिए क्या बन गई, मैं फॉरेन बन गई ना। यानी कि वो क्या कहता है कि जो इसके लिए प्राइमरी की है, यानी कि ये वाली की जो है, जो इस टेबल के लिए प्राइमरी की है, यानी कि इस टेबल को यहां पर तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी। और यहां पर ये क्या है बेटा, फॉरेन की, ये क्या है बेटा, फॉरेन की। तो देखो बेटा यहां पर वही क्लास क्या बन जाती है, फॉरेन बन जाती है। किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए क्या है, ये वाली चीज क्या है, फॉरेन है। ऑब्वियसली बात है, दूसरी टेबल है तो प्राइमरी की कैसी नेचर की बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। फॉरेन यानी कि वो वाला फॉरेन नहीं, जल्दीबाजी वाला फॉरेन, यानी विदेश वाला फॉरेन। एग्जाम्पल दिया उसने MS एक्सेस, ओके, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कमर्शियली अपन हमारे पास MySQL, Oracle, DB2 वगैरह हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर की, तो आपके पास MS एक्सेस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, तो आप लोग और मैं लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है, मैं क्यों बताऊं, सोच के देखो, पहले खुद सोचो, सोचो सोचो। यानी इसमें क्या स्टोर होते होंगे बेटा, ऑब्जेक्ट स्टोर होते होंगे। हाँ बात तो सही है। अब देखो बेटा, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको हायरार्कियल वाला पढ़ाया था डेटाबेस मॉडल, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, और फिर उन लिमिटेशन को नए मॉडल ने आके, विच वाज नेटवर्क मॉडल, क्या किया था बेटा, इस मॉडल ने क्या किया था, लिमिटेशंस को खत्म किया था। अब बेटा क्या हुआ, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिस्टम, ये हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये इसके अंदर कुछ क्या है, अगेन लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस को कौन खत्म करेगा बेटा, उन उन लिमिटेशंस को कौन खत्म करेगा बेटा, उन लिमिटेशंस को खत्म करेगा
OODB। मैम इसमें क्या कमी थी? मैम इसमें क्या कमी थी? चलो मैं क्यों बताऊं, खुद डिटरमाइन करो। ये देखो, ये आपके सामने टेबल दे के रखी है मैंने, खुद करो डिटरमाइन। मैं भी तो पता लगा के देखो कि आपको कितना समझ में आता है। खुद करो डिटरमाइन, ट्राई करके देखो। देखो ये रही टेबल, खुद सोचो एक बारी बेटा। हाँ जी, देख लिया कि क्या था नया चीज? यस, द न्यू थिंग विच यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इज दिस कॉलम, जो कि हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल में नहीं था। नहीं था ना? तो बेटा एक बात मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में क्या डिफरेंस है? यानी कि रिलेशनल मॉडल की ऐसी कौन सी लिमिटेशन थी, RDBMS की ऐसी कौन सी लिमिटेशन थी कि हमें OODBMS लाना पड़ा? तो बेटा उसकी लिमिटेशंस ये थी कि वो ऑब्जेक्ट्स को डील नहीं कर पाती थी। किसको डील नहीं कर पाती थी? ऑब्जेक्ट्स को डील नहीं कर पाती थी। हमने ऑब्जेक्ट किसको बोला? हमने बेटा ऑब्जेक्ट किसको बोलो? हमने कहा ऑब्जेक्ट यानी एक फोटो। एक फोटो भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एक वीडियो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑडियो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या बोला हमने? इसको क्या बोला? ये हमने इसको बोला ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट रेफर्स, ध्यान से मेरी बात सुनो, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल का मतलब होता है ऐसा मॉडल जो कि वो कर सकता है जो कि RDBMS नहीं कर पाया। और वो क्या नहीं कर पाया? ऑब्जेक्ट को अपने से रिलेट नहीं कर पाया, और इसीलिए क्या नाम आया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, होता तो यही है ना कि डेटा जो है बेटा, वो बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, नॉर्मली एज अ लाइक अ लेमैन लैंग्वेज, दो प्रकार से हो रहा है। एक क्या है बेटा? नॉर्मल डेटा। और दूसरा कौन सा डेटा है बेटा? ऐसा डेटा जो कि जिसको कि हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स डेटा। अब मैं आपको बोलूं बेटा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे ना लिख के भेज दो, क्या लिख के भेज दो कि कल जो है लाइक जैसे मेरा बर्थडे मान लो, ठीक है, तो आप मुझे लिख के भेज दो कि हैप्पी बर्थडे मैम, और ये आप जियो हजारों साल। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल डेटा। और मैं आपको क्या कह रही हूँ बेटा? एक पोस्टर बनवाओ, उस पोस्टर में मेरी फोटो लगवाओ, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का बैनर लगवाओ, बढ़िया सी कोटेशन लगवाओ, डेट लिखो। क्या ये? मैम क्यों हमारे सर पे जिम्मेदारियों का बोझ डाल रही हो? वैसी क्या कमी है हमारे सर पे? तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि डेटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, नॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। तो नॉर्मल डेटा के लिए तो RDBMS ठीक था, वो अपना काम कर रहा था। पर बेटा जरूरत आन पड़ी ना, क्यों आने पड़ी? अब जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल टीचर ढूंढना है, लॉ का टीचर ढूंढना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले यूट्यूब पे जाओगे और आप लिखोगे लॉ CA इंटर। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ मैम लिखेंगे। अब बेटा ये क्या है? डेटाबेस है। यानी कि अगर मैंने यूट्यूब की वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब की डेटाबेस के अंदर, और मान लो मैं एक लॉ की फैकल्टी हूं, तो क्या होना चाहिए? जब बच्चा लॉ CA इंटर लिखे तो मेरी क्लास सबसे आगे आनी चाहिए, राइट? आगे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? पर बेटा अगर मान लो मैंने डेटाबेस सेव करते वक्त अपना डेटाबेस सेव करते वक्त ही अपनी फोटो नहीं डाली या अपनी क्लासेस का लिंक नहीं डाला, तो वो गूगल पे मेरी क्लास का लिंक क्यों दिखाएगा? या फिर अगर इस शीट के ऊपर मैं फैकल्टी का डाटा बना रही हूं, अगर मैं शीट के ऊपर डेमो वीडियो यहां पर ना दूं, तो कौन बच्चा ऐसा है जो वेबसाइट पे विजिट करके क्लासेस परचेस कर लेगा? बात समझ आई? हाँ मैम बात तो समझ में आई। चलिए चलते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल क्या करता है? ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है।
Object oriented database provides mechanism to store the complex data. And what is a complex data? MCQ का क्वेश्चन आ सकता है बेटा. Images, audio and video. ओके इसीलिए उसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट. फिर उसने ये भी बोला कि OODBMS is a kind of RDBMS which has a mechanism to store images, audio and video as well. यानी कि वैसे तो ये अस्तित्व से क्या है बेटा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बट साथ में क्या जुड़ जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा ये क्या करता है, स्टोर करता है. अब बेटा 2 पॉइंट्स हमारे ऐड हुए थे My21 के कंटेंट में, तो My21 की कंटेंट में सॉरी कॉन्टेक्स्ट में जो 2 पॉइंट्स ऐड हुए उनको कर लेते हैं बेटा. इट कंबाइंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ OOPL. OOPL का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनटू DBMS लाइक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स. बेसिकली वो पता है क्या बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा से डील करते हैं. एंड इवन पता है हम और क्या देते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स देते हैं. ध्यान से मेरी बात सुनिए, एट्रीब्यूट का मतलब क्या था, देखो यहां पर आओ. एट्रीब्यूट यानी फील्ड. और अगर कोई बंदा मुझे कह रहा है कि मैं आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दूंगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट दूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप उस एक फील्ड के अंदर क्या डाल पाएंगे, मल्टी वैल्यूज डाल पाएंगे, यानी मोर देन वन काइंड की वैल्यूज डाल पाएंगे. जैसे एग्जांपल, ध्यान से मेरी बात सुनना, मान लो पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम यानी एट्रीब्यूट बनाना होता था. तो डेट ऑफ बर्थ में यू वाज बीइंग अलाउड टू राइट इन द न्यूमेरिक्स ओनली. तो आप क्या लिखते थे, 3107 न्यूमेरिकल लिखते थे. बट नाउ अभी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मल्टी वैल्यूड, यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं. यानी कि आप मेरे में नंबर लिख दो, आप मेरे में अल्फाबेट्स लिख दो, आपको कुछ भी लिख कर दो. तो उसने क्या बोला, जैसे एड्रेस है तो आप एड्रेस की फील्ड को कैसे लिखते हो, हाउस नंबर लिखते हो, फिर लोकेशन लिखते हो, फिर जिप कोड भी लिखते हो ना. तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, उस एक फील्ड के अंदर आपको जरूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल में ही डाटा डालो. आपका फील्ड, आपका एट्रीब्यूट अब क्या कर सकता है, मोर देन वन टाइप ऑफ द वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है. किसने दिया, ये OODBMS ने दिया. तो OODBMS ने आपको 2 चीजें दी RDBMS से ऊपर जाके. पहला मौका दिया भैया कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या कर लो, तुम अपने अंदर स्टोर कर लो. और दूसरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स दिए, यानी कि एक ही फील्ड के अंदर आप क्या एंटर कर सकते हो, मल्टी वैल्यू एंटर कर सकते हो. आई गेस कि आपको समझ में आ गया. चलिए अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है, OODBMS हेल्प द प्रोग्रामर्स टू मेक. अब देखो प्रोग्रामर्स क्यों लिखा है, बिकॉज ये सब काम कौन करते हैं, प्रोग्रामर्स ही करते हैं, हम तुम नहीं करते हैं. ओके, मेक द ऑब्जेक्ट विच आर इंडिपेंडेंटली वर्क फंक्शनिंग और दी वर्किंग. वो पता क्या बोल रहा है कि कोई भी सेल आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, सब क्या है, इंडिपेंडेंट है. जैसे एग्जाम्पल मान लो यहां पर मैंने कहा कि भैया यहाँ तो बच्चे की, यहाँ तो टीचर की क्या चलेगी, यहाँ तो टीचर की यूट्यूब की वीडियो चलेगी. तो जो मैंने उसको फंक्शनैलिटी दी है, जैसे कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, भैया वीडियो क्या हो जाएगी, बज जाएगी. उसे फर्क नहीं पड़ता मेरे बगल वाले से, मेरे इधर वाले से, मेरे उधर वाले से. मैंने उसको क्या बोला करने को, तू बज, क्लिक करा तू बज, तो वो भी क्या करेगा, बजेगा. उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है उसकी. इज दैट क्लियर? Yes ma'am, it is clear. And that is a functioning no, जो भी टास्क उसको असाइन किया गया उसकी फंक्शनिंग वो करेगा. वीडियो पे क्लिक करा तो वीडियो की जो फंक्शन है कि वीडियो आपको देनी है, ऑडियो आपको देनी है, वो आपको देगा. अगर आपने इमेज पे क्लिक किया तो आपको इमेज शो करेगा. जो उसकी जिम्मेदारी है वो एट्रीब्यूट पूरा करेगा. इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? दिस वाज अबाउट द 4 डेटाबेस मॉडल्स. एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के लिए बेटा आप जो हैं वो न्यू वाले जो मॉडल्स हैं हमारे, उनको जरूर 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 ध्यान रखोगे. ओके बेटा, चलिए. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. एंड नेक्स्ट वी विल बी गोइंग अप विद द
some concepts of the database. But before these concepts, we are going to do a very important, a very important topic with respect to the database, which is the advantages and disadvantages of DBMS. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने देखो बेटा यहाँ पर क्या किया है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। बट आपने क्या करना है, आपने जो है ध्यान से इसको पढ़ना है और अपनी ओन लैंग्वेज में भी आप क्या कर सकते हो, एक कंटेंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिसएडवांटेजेस। भैया क्या नेगेटिव पॉइंट है, व्हाट आर दी नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे, किसके नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दी DBMS। यानी कि अगर हम अपने यहाँ पर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करके चलते हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो मैम एक बात बताओ कि हम कौन से वाले के बेसिस पर नेगेटिव पॉइंट डिसाइड करें। मतलब आप मुझे प्लस और माइनस पॉइंट की बात कर रहे हो ना, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कौन से वाले मॉडल पर बेसिस सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज करूंगा। तो बेटा आप न्यू वाले मॉडल के हिसाब से सोचेंगे। तभी तो मैंने आपको बता दिया था कि ओल्ड कौन सा है, न्यू कौन सा है। तो बेटा जो भी आपके आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आपके एडवांटेजेस हो गए और डिसएडवांटेजेस हो गए, दोनों ही बेटा क्या है यहाँ पर, यस दोनों ही बेटा किसके रिलेशन में है, विद द न्यू मॉडल्स। एंड न्यू मॉडल में क्या आता है आपका, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं वो सॉफ्टवेयर सस्ते तो नहीं आते, एक्सपेंसिव हैं एंड टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्ट एंड टाइम यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपको तो पता ही है ना बेटा कि हमेशा मैं क्या पढ़ाती हूँ आपको, जब भी किसी के डिसएडवांटेजेस की बात आती है, यस जब भी किसी के डिसएडवांटेजेस की बात आती है तो हमेशा पैसा और समय तो बहुत जल्दी आ जाता है एज अ नेगेटिव पॉइंट, एज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो बेटा क्या कह रहा है वो, सॉफ्टवेयर लाने में भी कैसा लगेगा, पैसा खर्च होगा और साथ में इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि हम क्या करें, सारा का सारा जो है टेबुलर फॉर्मेट में करें, जैसा जाना चाहिए वैसे उसको भेजे। कोई बात है बोला, अरे भैया इतना टाइम कहाँ है, किसके पास है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब देखो क्या है ना कि टेंशन तो लोगों को हो जाती है कि भाई देखो उनका डेटा जो है अब डेटाबेस के लिए क्या यूज करते हैं हम, क्लाउड यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ पे रखते हैं सारा का सारा डेटा, क्लाउड पे रखते हैं सारा डेटाबेस। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया बेटा, हमने जो है पहले जो डेटाबेस बनाया और फिर जो है डेटाबेस बनाकर बेटा कहाँ रख दिया, डेटाबेस बनाकर क्लाउड पे डाल दिया। अब बेटा वो क्या है, मान लो वो एक पब्लिक क्लाउड है, मान लो वो एक हाइब्रिड क्लाउड है, शायद प्रॉब्लम आ जाए किसका, सिक्योरिटी का, कि पता नहीं मेरा जो डेटा है वो किस किस के हाथ लग जाए। ओ माय गॉड, बात समझ में आई। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, नॉट सिक्योर्ड इफ इट इज बीइंग यूज्ड बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन। विच पर्सन बेटा, अनऑथराइज्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? यस मैम बिल्कुल क्लियर। क्लाउड तो आप जानते हैं ना क्या होता है, कहां पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ये क्या थे बेटा आपके डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की कि भैया इसको अगर हम लगाते हैं तो हमारे को क्या क्या मुनाफे होंगे। सबसे पहली बात देखो वो क्या कहता है परमिट द डेटा शेयरिंग। आप आराम से क्या कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो, 1 मिनट में ही आप चीजें क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी को कोई चीज कम्युनिकेट करनी है तो कम्युनिकेशन के लिए आप जब अपना डेटा जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू रखते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज्ड करके रखते हैं, तो आप उसको क्या कर पाते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा बेटा, अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन इजीली नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज मिनिमाइज द डेटा रिडंडेंसी।
अगर इसे मान लो मैंने आपको समझाया था आरडीबीएमएस में कि हम क्या करते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं, तो वो ये कह रहा है कि हमारे को बेटा जरूरी नहीं कि हम वो डेटा बार बार भरे। अगर आपने दो टेबल्स, टेबल 1 टेबल 2 के बीच में क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, तो आपको अब सारा कंटेंट एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। टेबल 1 और टेबल 2 प्राइमरी की से ही क्या हो जाएंगे बेटा, साथ में अटैच हो जाएंगे। सिर्फ एक कॉलम कर दो कॉमन, फिर वो दोनों टेबल्स क्या हो जाएंगे बेटा, यस आपस में ऑलरेडी अटैच हो जाएंगे, आपको डबल डबल डाटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा विद रिस्पेक्ट टू द इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी कैन बी मेंटेन। तो वो क्या कहता है कि डेटा को हम सबको एक जगह ला सकते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, सारे डेटा को हम एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां पर आएगा इंटीग्रेशन। ओके और क्या प्लस पॉइंट है, कहता है प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी, यानी कि हमारे जितने भी फाइल के फॉर्मेट्स वगैरह रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रहते हैं, क्योंकि एक ही तो फॉर्मेट है। क्या है वो फॉर्मेट, टेबल। तुम बनाओ हम बनाए, क्या ही फर्क पड़ गया, बनाएंगे तो सब टेबल के अंदर ही, राइट। नेक्स्ट इज यूजर फ्रेंडली है। अब याद करो वो हायरार्किकल मॉडल, याद करो वो नेटवर्क मॉडल, भैया क्या था वो, मतलब पागल हो जाए इंसान बनाते बनाते। तो उसने क्या बोला, भैया टेबल को बनाना भी आसान और टेबल की एक्सेस भी आसान, यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि किसको आजादी किसको मिलती है, तो हम बोलते हैं भैया जिसमें जो फंक्शनैलिटी है, जो करने को बोला गया फील्ड को वो करेगा, डेटा को शो करना डेटा को शो करेगा, अगर ओडीबीएमएस है वीडियो से पड़ी है तो वीडियो दिखा देगा। इसीलिए द इंडिपेंडेंस इज देयर, दैट इज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू एग्जीक्यूट द फंक्शनैलिटी। अगर आपने ऐसे करके वीडियो पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, यस अगर आपने ऐसे करके वीडियो पे क्लिक कर दिया तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, रादर इट वुड बी लाइक भैया मेरी फंक्शनैलिटी है, मैंने परफॉर्म कर दी एंड मैं जो हूं अब इंडिपेंडेंट हूं। मैं अपनी वीडियो ऐसा नहीं है कि 4-5 चीजें होने के बाद प्ले करूंगा, मैंने प्ले कर दिया। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे डेटाबेस को पासवर्ड लगा के क्या कर सकते हो, लॉक लगा सकते हो, पासवर्ड से सेव कर सकते हो। बात समझ आई? 2 मिनट के लिए रीड करेंगे बेटा सारे पॉइंट्स फटाफट से। ओके चलिए, सो आई गेस कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बट मेरा एक पॉइंट है बेटा, ये देखो मेरा पॉइंट है बेटा विद रेस्पेक्ट टू दिस। मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। हाँ जी, आई गेस इट इज नाउ मोर क्लीन। मेरा पॉइंट है बेटा इस पॉइंट को लेके सिक्योरिटी, यहां पर भी सिक्योरिटी और यहां पर भी सिक्योरिटी। चलिए बताइए, यहां पर भी सिक्योरिटी है, वहां पर भी सिक्योरिटी है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही बात एग्जाम में बच्चों को क्या करती है, परेशान करती है। अब देखो बात क्या है, जैसे कहते हैं ना गिलास क्या है बेटा, आधा खाली और आधा भरा है, ये तो देखने वाले की नजर है ना। सिमिलरली वो क्या कहता है, अगर आधा भरा है तो वो कहता है कि भैया ये क्या है, प्लस पॉइंट है, और अगर आधा खाली है तो वो क्या है बेटा, माइनस पॉइंट है। बात समझ आई? बोलो यस और नो। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि अगर आधा क्या है बेटा, अगर आधा खाली है तो क्या है बेटा, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, और अगर आधा भरा है तो वो क्या हो जाता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो उसने सिक्योरिटी के जो पॉइंट्स है ना वो दोनों में कंसिडर करे हैं। बेसिकली उसने पता है क्या बोला कि अगर आप अपने डीबीएमएस को,
अगर आप अपने डीबीएमएस को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं तो पासवर्ड तो आपके पास ही है, फिर कोई बंदा क्या नहीं कर सकता, क्लाउड पे रहते हुए भी आपकी चीजें अपनी चुरा सकता, बिकॉज दैट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। बट वंस आपने जो है पासवर्ड के बिना काम कर लिया तो फिर वो तो भाई अनऑथराइज्ड बंदा यूज करेगा ही करेगा ना, तो ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, सो आई गेस हमारे जितने मॉडल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आइए एक बारी मैं आपको बता देती हूँ। Yes, so we are done with the concept, hierarchy, database models and advantages and disadvantages of DBMS. ये है बेटा हमारा जो डेटाबेस वाला पार्ट है उसमें DBMS, यानी कि बेसिकली दिस वाज टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर्स, द द काइंड्स ऑफ नेटवर्क, द काइंड्स ऑफ मॉडल्स, राइट। अब जो है बेटा पार्ट जो ये हमारा डीबीएमएस के अलावा इसी डेटा वाले पार्ट में बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट भी आता है, और नेक्स्ट पार्ट में बेटा वो क्या कवर कर रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा है। तो ये है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं एक बार आपको क्या करती हूँ बेटा, इसका फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ। ठीक है, आ जाइए। तो चैप्टर नंबर 3 डाटाबेस। ओके, डेटाबेस के कितने फ्लो चार्ट बनेंगे, 2 फ्लो चार्ट बनेंगे। तो डेटाबेस को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। पार्ट ए नहीं लिखती मैं, इसमें पार्ट 1 लिख देती हूँ, एंड पार्ट 2। पार्ट 1 is talking about the DBMS and basically it is talking about the software। तो इसमें बेटा हमने क्या क्या कवर किया, कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस, उसके बाद हमने क्या कवर किया बेटा याद करो, यस, हायरार्की, राइट। उसके बाद हमने क्या कवर किया, डेटाबेस मॉडल्स, और फिर हमने क्या कवर किया बेटा जी, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। ओके, कॉन्सेप्ट तो सिंपल है बेटा, आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। चलिए आगे बताती हूँ। डेटाबेस मॉडल्स, कितने मॉडल्स थे बेटा आपके, 4 मॉडल्स थे। कौन कौन से मॉडल थे बेटा, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क, RDBMS एंड OODBMS। अब आपने बेटा क्या करना है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी नेगेटिव पॉइंट होगा ना, जो भी नेगेटिव पॉइंट होगा वो बेटा आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे, देखो मेरी बात। हालांकि में नेगेटिव क्या था, फ्लो, कौन सा फ्लो अलाउड नहीं था, बॉटम टू टॉप अलाउड नहीं था। तो एरो बनाओ और यहां पर लिखो, यहां पर अलाउड हो गया। और क्या अलाउड नहीं था बेटा यहां पर, जल्दी बताओ। वेरी गुड। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप कौन कौन से अलाउड नहीं थे, रिलेशनशिप यहाँ पर कौन कौन से अलाउड नहीं थे, जल्दी से बताइए। यस, रिलेशनशिप आपके क्योंकि बॉटम टू टॉप करना अलाउड नहीं था, तो यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे थे बेटा, यहाँ पे रिलेशनशिप मैनी टू मैनी एंड मैनी टू वन, ये अलाउड नहीं थे। और ये भी क्या हो गए, नेटवर्क वाले में पूरे हो गए। ये दोनों बेटा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ध्यान से सुनेंगे, दैट वाज अ रूट पैरेंट। रूट पैरेंट, इसमें क्या था बेटा, रूट पैरेंट की क्या थी, एग्जिस्टेंस थी, और यहां पर रूट पैरेंट की एग्जिस्टेंस क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई, यानी कि इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग हो गई। ये तो हमारे ओल्ड वाले थे। चलिए अब न्यू वाले के बारे में बात करते हैं। न्यू वाले के केस में बेटा आरडीबीएमएस के केस में क्या नेगेटिव पॉइंट थे इनके, मैम नेगेटिव पॉइंट, हाँ मैम ये ना ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर पाते थे। मैंने कहा ठीक है भैया,
ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर पाते, तो क्या इस बात को ODBMS ने सॉल्व किया? हाँ किया। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता था मैम? ऑब्जेक्ट में ना वीडियो, ऑडियो, फोटो, ये सब आते थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कि क्या नहीं करता था? स्टोर नहीं करता था। तो इसने क्या करना शुरू किया? स्टोर करना चालू कर दिया। बात समझ आई? बाकी सब कुछ कॉमन है, प्राइमरी की यहां पर भी बनेगी, सब कुछ बनेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और इसने क्या अलाउ किया बेटा? इसने अलाउ किया बेटा आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, यानी कि आप क्या कर सकते हो? एक ही फील्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यू क्या कर सकते हो? मल्टीपल वैल्यू आप एक फील्ड में डाल सकते हो। जैसे कि एड्रेस के अंदर आपका न्यूमेरिक भी आएगा, क्योंकि आप हाउस नंबर लिखोगे, लेन भी लिखोगे, यानी कि अल्फाबेट भी लिखोगे, माइट भी कुछ अल्फा न्यूमेरिक भी लिख सकते हो। तो दैट इज द पॉइंट कि अगर आपने कोई ODBMS में ऑप्ट किया तो इट कैन एक्सेप्ट द मल्टी वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहां पर डेटाबेस मॉडल्स। ओके, हायरार्की मैं आपको करा चुकी हूं। आई गेस कि वी आर डन विद दिस। एक चीज बस मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे पॉसिबल लगा तो कर लेती हूँ। यस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक बार ही कर लेते हैं बेटा। यहां पर डिसएडवांटेज लिख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या थे बेटा? दो ही डिसएडवांटेजेस थे। क्या था? कॉस्ट एंड टाइम प्लस सिक्योरिटी। कॉस्ट एंड टाइम प्लस सिक्योरिटी। और एडवांटेजेस क्या थे बेटा? जल्दी बताएंगे एडवांटेजेस क्या थे? यस, एडवांटेज तो मैम बहुत सारे थे, हमें क्या देख देख के लिखना पड़ेगा? ओके फाइन, यहां से आप देखकर लिख लीजिएगा। ये देखिए, ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहां तक का चार्ट बनवा दिया है, ये आप यहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये डायग्राम आपको बना के आना एग्जाम में। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल आता है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको डायग्राम क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे जो फोन नंबर्स दिए हैं ना, वहां पर आप कोई और वैल्यूज डाल के आइएगा। ये फोन नंबर्स पता लगे मेरा उठा के दे के आ गए वहां पर। ठीक है, उसके बाद RDBMS के लिए आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे? ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये वाला, ये वाला। दिस इज टू बी मेड फॉर RDBMS। ओके, किसके लिए बनाएंगे? ये RDBMS के लिए बनाएंगे। ओके, ये वाला डायग्राम किसके लिए बनाएंगे? RDBMS के लिए बनाएंगे। और जो आपका हायरार्किकल मॉडल है उसमें ये डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम आप एग्जैक्ट बना सकते हैं, बिल्डिंग वाला डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम पता है किसका है? स्टडी मैट का है बेटा ये डायग्राम। तो आप क्या कर सकते हैं? इस डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली मैंने आपको वो दे के रखा है, क्या नाम है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेटवर्क वाला, वो भी दे के रखा है डायग्राम। तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? बना के रखना पड़ेगा। फर्दर हाँ बेटा, एक और चीज याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स बेटा। ये रिलेशनशिप बेटा, ये भी आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बल्कि बोलती हूँ यहां पर ना, ये यहां पर सबसे आगे बेटा इंपॉर्टेंट में, यहां पर आपको सबसे पहले तो बेटा आपको क्या करना चाहिए? टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स डालने चाहिए। 1 to 1, 1 to many, और many to 1, और many to many। तो ये बेटा आपको डालने चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था ना, ये वाला अकाउंट्स वाला, ये आप नोट कर लीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये वाला जो एग्जांपल है ना, आप लिख के आ सकते हो अगर आपको रिलेशनशिप्स जो है के ऊपर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि कौन कौन से टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो वहां पे जाके। फिर आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है, कि ए का वहां पे बैंक अकाउंट है, बी का दोनों में बैंक अकाउंट है, दिस इज 1 to many, फिर many to 1, दिस इज many to many, आप उसको एक्सप्लेन भी करना।
ठीक है, ये वाला मेजरली आपको एक्सप्लेन करने वाली बात आएगी। क्यों है बेटा? क्योंकि दिस इज लाइक आई कैन से कि यही मेन डिफरेंस होता है बिटवीन द अदर थिंग्स। यहाँ पर ये क्या है बेटा? मैनी टू मैनी है, यानी कि ई जो है उसका बैंक अकाउंट दोनों जगह है, एफ का बैंक अकाउंट दोनों जगह है, और दोनों बैंक में दोनों के अकाउंट्स हैं। तीन बात लेके आओगे, दोनों बैंक में दोनों के अकाउंट्स हैं, तो ये क्या बनता है आपका? मैनी टू मैनी बनता है। ठीक है, तो वहां पे आप गर्ल बॉय तो नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे, मतलब जो एग्जाम के रेस्पेक्ट में है वो करना पड़ेगा, राइट? आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं अब आपके सामने बेटा EIS का जो स्टडी मैट का क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, तो ये आपका जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। एक बार इसको रीड करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी मटेरियल का क्या कहता है बेटा? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली खुद ही बोल रहा है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एड्स यानी हेल्प करता है इन द ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड यूजिंग द डेटा नीडेड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये तो वही डेफिनेशन जो हमने याद की थी। हाँ मैम, वही डेफिनेशन है। हाउएवर देयर आर मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इट, यानी कि डीबीएमएस के बहुत सारे क्या हैं? एडवांटेजेस हैं, और बहुत सारे क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो बता दो। तो बताओ क्या आंसर लिखोगे यहाँ पर? कराया कि नहीं कराया क्लास के अंदर? ठीक है, तो जो मैंने आपको क्लास के अंदर क्या कराया बेटा, यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो कराए हैं वो सारे क्या लग जाएंगे यहाँ पर? आंसर लग जाएगा ना यहाँ पर। ये देखिए ये वाला आंसर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है? एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस किए हैं ऑफ द डीबीएमएस, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद द फ्यू कॉन्सेप्ट्स इन द डेटाबेस, एंड विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। बाय गाइस। Hello बच्चे लोग. So today we are going to start with the part C of that data, and this is DBMS part 3. Okay, and in this part we have to study various concepts with the relation to the database. Okay, चलिए, आई होप कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हो तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, सो आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में बताया था दैट जो डेटाबेस होता है वो कैसे बनता है। हम बताएंगे डेटाबेस कैसे बनता है। हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फाइल्स F1, F2, F3। जब हम इन सबको एग्रीगेट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? डेटाबेस। यानी कि व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ फाइल्स। डेटाबेस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ फाइल्स। बट क्या, एक बात बताइए, डेटाबेस तक ही चीजें सीमित रह जाती हैं? नहीं, हमें यहाँ पे डेटाबेस तक की जर्नी कवर कर ली है, बट यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। हमें कहाँ पर पहुंचना है? हमें पहुंचना है बिग डेटा पर। तो बिग डेटा पे जब हम बात करते हैं तो बिग डेटा पे एकदम से नहीं पहुंचते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा बात सिनेरियो क्या होता है? बेटा जब हम बहुत सारे डेटाबेस को क्या कर देते हैं, बहुत सारे डेटाबेस को साथ में ले आते हैं तो क्या बन जाता है? डेटा मार्ट बन जाता है। और जब हम बहुत सारे डेटा मार्ट को साथ में ले आते हैं तो बेटा क्या बन जाता है? डेटा वेयर हाउस बन जाता है। और जब हम बहुत सारे डेटा वेयर हाउस को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? बिग डेटा बन जाता है। यानी कि मैं आपको ना एक फ्लो बता रही हूँ, डेटा का फ्लो कैसे रहता है। डेटा से डेटाबेस बनता है, फ्लो बता रही हूँ। फिर डेटाबेस से डेटा मार्ट बनता है, डेटा मार्ट से डेटा वेयर हाउस बनता है, और फिर डेटा फिर कहाँ अपलोड हो जाता है? बिग डेटा में जाके अपलोड हो जाता है।
यानी कि जो डेटा होता है एट लास्ट कहाँ जाके अपलोड हो जाता है, बिग डेटा में अपलोड हो जाता है। ठीक है मैम, बट द पॉइंट इज कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, कौन पहले आएगा कौन कैसे नहीं। बेटा आप याद रखेंगे इस गाड़ी का नाम, गाड़ी का नाम है बेटा BMW। बी से बेटा डेटा बेस, एम से मार्ट एंड डब्ल्यू से वेयर। तो डेटाबेस, डेटा मार्ट एंड डेटा वेयरहाउस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इस डेटा बिग डेटा में क्लास सारा सारा का सारा डेटा, जैसे मान लो सबका डेटा, जैसे एग्जांपल नो गूगल का सारा डेटा, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, बिग डेटा के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ बिग डेटा के अंदर चला गया एट लास्ट। यानी कि स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो, सीए फर्म्स हो, सबका डेटा एट लास्ट कहाँ जाएगा, बिग डेटा के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम इस बिग डेटा से क्या करेंगे, डेटा को लेना चालू करेंगे। और जब हम डेटा लेना चालू करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को फ्रॉम द बिग डेटा, इट इज नोन एज डेटा माइनिंग। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गया होगा। तो ये जो बेटा आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से आपके 3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें कवर करने हैं। द फर्स्ट वन इज बिग डेटा, बिग डेटा क्या होता है। सेकंड वर्ड इज डेटा वेयरहाउस, क्या होता है, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, एंड थर्ड इज डेटा माइनिंग, यानी कि ये वाला पार्ट। तो बेटा आपको ये 3 टॉपिक क्या करने हैं, कवर करने हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक ही हम कवर करने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाने के लिए दिया है। एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, या तो बिग डेटा आएगा, या तो डेटा वेयर हाउस आएगा, तो डेटा माइनिंग आएगा। जरूरी नहीं है बनाओ, बनाना चाहो तो बना लेना, अच्छा लगेगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बिग डेटा से। ओके, क्योंकि डेटा बिग है बेटा, तो बिग डेटा चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है कि ये स्मॉल तो ये बिग, सिमिलरली अगर स्मॉल तो डेटा और बिग तो बिग डेटा, यानी कि क्या हम क्वांटम के बेसिस पर, क्या हम क्वांटम के बेसिस पर यानी क्वांटिटी के बेसिस पर डेटा और बिग डेटा बोलते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। आई नो कि बिग डेटा तक पहुंचते पहुंचते डेटा का कलेक्शन हो जाता है, इसीलिए उसका साइज बड़ा हो गया है, बट इट डजंट मीन दैट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम हम उसको बिग डेटा कहते हैं। हम उसको बिग डेटा इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि उसमें जितना एक्सप्लोर किया जाए ना उतना कम होता है, उसमें जितना हम काम करें बहुत कम होता है। अगर मैं आपको आज के बारे में बात करूं, तो आज के बारे में ना, मतलब हर एक इंसान जो है ना, हर एक इंसान वो अपने आप में डेटा है। क्यों, अब मान लो मैं हूँ, मेरा एक बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स होंगी। बैंक अकाउंट खोलने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, तो आधार कार्ड का डेटा बन गया। आधार कार्ड के लिए मेरे फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे, फिंगरप्रिंट का एक डेटा बन गया। समझ रहे हो, यानी हर एक चीज आज के टाइम पे क्या है बेटा, डेटा है। तो वो क्वालिटी वाइज, वो चीज क्वालिटी वाइज मतलब इम्पोर्टेंस वाइज भी क्या है, बहुत बड़ी है। सिमिलरली जब डेटा सारा एक साथ आ जाता है, यहाँ पर बिग डेटा में आ जाता है, तो ये जो है बेटा, ये क्वालिटी वाइज चीज, ये क्या है, बहुत बड़ी चीज है। दिस इज अ वेरी ह्यूज डेटा which is in huge quantity and which is of highest importance। तो क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस भी बड़ी है, तो इसीलिए हम इसको बिग डेटा भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, घर में कोई भले ही छोटा हो, बट अगर घर में वो डिसीजन मेकिंग करता है, या वो घर में पैसा कमा के लाता है, उसके पैसों से अगर फैमिली चलती हो, तो उसको घर का बड़ा का दर्जा ही दे दिया जाता है। तो दैट वी हैव गिवन द नेम एज बिग डेटा। आइए पढ़ते हैं। बिग डेटा इट रेफर्स टू द मैसिव और लार्ज डेटा। मैसिव यानी कि बहुत सारा डेटा है, अनलिमिटेड डेटा है बेटा। और क्या बोलता है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्पेस टू एक्सप्लोर, और इवन ये बहुत ही अच्छा स्पेस है अगर किसी को एक्सप्लोर करना है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो क्या कर सकता है, डेटा वाले एरिया में अपना करियर बना सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसी डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। राइट, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2
EIS के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डेटा एनालिटिक्स, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो कौन करता है? DA, डेटा साइंटिस्ट करते हैं। तो बहुत सारे करियर्स आज की डेट में इस वाले फील्ड में अवेलेबल हैं। तो यानी कि पहले तो कुछ भी डेटा नहीं माना जाता था, बट आज की डेट में सब कुछ डेटा है। इवन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप लोग 12th में पढ़ते हो, स्कूल में जब आप 12th में पढ़ते हो आपने कॉमर्स ली हुई होती है, ठीक है। अब सबको पता होता है कि अगर कोई बच्चा कॉमर्स कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसने CA तो सुना ही होगा, सुना ही होगा। तो क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं कि हमारे को 12th क्लास के स्टूडेंट्स के, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो डेटा है वो मिल जाए कि या ना ये बच्चों का नाम हो गया और ये उनका फ़ोन नंबर हो गया, हमें ये डेटा क्या मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। तो इससे हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने प्रमोशन कर सकते हैं, बच्चों को CA के बारे में बता सकते हैं, अपनी क्लासेस के बारे में बता सकते हैं। तो क्या ये डेटा नहीं हुआ? आज की डेट में डेटा ही सब कुछ है। तो क्या मार्केटिंग के लिए डेटा यूज़ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या नॉलेज शेयरिंग के लिए डेटा यूज़ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हैं। प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि भैया वो मार्केटिंग कर पाते हैं। सेकेंडली एक प्लस पॉइंट ये भी है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लस है कि उसको इस डेटा की वजह से इंफॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाती है, खुद ही आपको अप्रोच किया जाता है। एंड सेकेंडली जिन बच्चों को नॉलेज भी नहीं होती इतने अच्छे प्रोफेशन के बारे में, उनको नॉलेज भी मिल जाती है। तो प्लस और माइनस है, बट किसकी वजह से हम एक सब कर पाए आज? इसकी वजह से, क्योंकि ये क्या है, एक डेटा है। तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि डेटा को खरीदते हैं, बेचते हैं और उन पे उनका करियर जो है टोटली इन पर डिपेंडेंट है, और फिर इसी डेटा के ऊपर एनालाइज भी करते हैं। जैसे मान लो किसी ने एनालिसिस किया और कहा कि भैया जो बच्चे 12th क्लास में कॉमर्स लेते हैं ना, उसमें से 50% बच्चा जो है पिछले 5 ईयर्स से एवरेज CA फाउंडेशन करता ही करता है। ये क्या किया, एक एनालिसिस किया गया, डेटा करा गया। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ओके, फिर क्या बोलता है, इनफैक्ट यू एंड आई आर नथिंग मोर देन द डेटा इन द डेटाबेस ऑन द वेरियस कंपनीज। बैंकों के पोर्टल पे हम डेटा है, कोचिंग के उसमें हम डेटा है, स्कूल्स के अंदर हम डेटा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हम डेटा है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा, हमारा आधार कार्ड भी होगा। हम सब जगह क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक डेटा ही तो है। हमारे बैंक अकाउंट में कितनी राशि है, अगर मेरे बैंक अकाउंट में लेट सपोज 5 लाख रुपीस हैं, तो मैं 5 लाख रुपीस जो लिख पाती हूँ, जो देख पाती हूँ कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, भैया इतना दिख रहा है मान लो, तो ये क्या है, ये भी डेटा ही है ना। रुपए तो कुछ दिखते ही नहीं है, क्या है, डेटा है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात। तो दिस इज अबाउट द बिग डेटा का इंट्रोडक्शन। एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा, यानी कि ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं जो बिग डेटा से हमको मिलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है ये तो बहुत ही सिंपल है, इजी ब्रीजी है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको बेनिफिट बता दिया। ऊपर आपको क्या बोला कि भैया हम आपको पूरी टोकरी दे रहे हैं, इसके अंदर सारे फल हमने रख दिए, यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे। एक ही पॉइंट के अंदर मल्टीपल सब पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा बिग डेटा प्रोसेसिंग का, अगर सारा का सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो इससे हमें क्या मिल रहा है, हमारी एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मान लो मैं मम्मी की बात करूं, अगर उनको खाना पकाना है और उनको सारी चीज़ें रेडीमेडली किचन की स्लैब पर अवेलेबल हो जाए, सबसे पहले रिफाइंड डालना है, रिफाइंड अवेलेबल हो, जीरा का छौंक लगाना है, जीरा अवेलेबल हो, हींग डालना है, हींग अवेलेबल हो, वेजिटेबल्स चाहिए वो चॉप करके रखी हुई हो, टमेटो प्यूरी चाहिए, टमेटो प्यूरी भी वहाँ पे स्लैब पे रखी हो, पानी चाहिए, पानी रखा हो, कोई भी सामान चाहिए वो स्लैब पे रखा हो। तो अगर एग्रीगेशन की बात करें, अगर इंटीग्रेशन की बात करें, तो इंटीग्रेशन से सबसे पहले किस पे इफेक्ट आता है, एफिशिएंसी पे इफेक्ट आता है। यानी कि मम्मी क्या कर पाएंगी, वही फूड कम टाइम में आपको परोस पाएंगी, दे पाएंगी। तो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। तो बिग डेटा इंक्रीजेस द एफिशिएंसी।
नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। हमारी कस्टमर सर्विस भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। देखो बात करें बेनिफिट्स की तो ऑब्वियसली बात है, देयर वुड बी द वर्ड्स लाइक इम्प्रोवाइजेशन, बेटर, एडवांस, यू नो, गुड, देयर वुड बी एवरीथिंग गुड गुड गुड, सब कुछ अच्छा 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 ही होगा, राइट। सेकेंड उसने कस्टमर सर्विस के बारे में बोला। ऑब्वियसली बात है कि जैसे हम अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू द फीडबैक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू द यू नो द काइंड ऑफ रिएक्शंस नाउ डेज पीपल डू, सो इट हैज बिकम वेरी सिंपल। आप देखोगे ट्विटर्स पे आजकल इतनी सारी लड़ाइयाँ चलती हैं, पॉलिटिशियंस के बीच में लड़ाइयाँ चलती हैं, बिजनेसमैन के आप बीच में आपस में लड़ाई चलती हैं। आपने देखा एलॉन मस्क वर्सेस चल रहा था, बहुत कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है। बट आप क्या कर सकते हो, अगर आप सब कुछ एक जगह रखते हो तो आप अपनी लड़ाइयाँ कंटिन्यू रख सकते हो ना। कैसे रख सकते हो कि भैया आपको अगर मान लो फेसबुक पे किसी के कमेंट पर आपने कोई रिप्लाई किया, बट अगर मान लो उस कमेंट पर रिप्लाई करने के बाद आफ्टर 5 मिनट्स वो कमेंट हट जाता है, आपका रिप्लाई हट जाता है, कौन सी लड़ाई, कैसी लड़ाई, समझ रहे हो। तो क्योंकि बिग डेटा है हमारे पास, सब कुछ एग्रीगेशन में जा रहा है, तो कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई द कस्टमर इज हैप्पी अबाउट दिस सिनेरियो। अगर आप जीमेल के अंदर कोई चीज ड्राइव पे रखते हैं तो क्या वो खुद से डिलीट हो जाता है, नहीं होता है ना डिलीट, बिकॉज data is being saved from getting deleted because it is being there in the big data. चलिए नेक्स्ट इज द पॉइंट विच इज अ मल्टीपल पॉइंट वाला पॉइंट। ठीक है, तो कहता है कि और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और भी क्या है बेटा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए मैं एक काम करती हूँ, आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि कोई नो इजी ब्रीजी सा इसको याद करने के लिए टेक्निक, BIG। ठीक है, बी से बेटर एफिशिएंसी, बी से बेटा बेटर एफिशिएंसी, आई से आप लोग समझ ही गए होंगे, आई से इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। कस्टमर भी खुश हो रहा है ना कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम फीडबैक जल्दी दे सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हेल्प कर रही है किस चीज़ के लिए, कि भाई हमारा डेटा जो है एक जगह सारा जा रहा है, नथिंग इज बिंग डिलीटेड और नथिंग इज बिंग being omitted until unless our permission is being taken. Okay, now G stands for a variety of the points जो कि अभी अब करने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं इसको G में प्लेस करती हूँ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज, कह रहा है कि बिजनेस जो है डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या पहले हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, कर पा रहे थे, बट अगर सारा डेटा एक जगह स्टोर्ड है ना, तो फिर क्या होता है, हम भी उस डेटा में से अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, डेटा को छांट सकते हैं। ये देखो, हम इसमें से डेटा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डेटा माइनिंग कर सकते हैं, यानी कि चटनी कर सकते हैं डेटा की, जो चीज़ चाहिए वो ला सकते हैं। जैसे कि डेटा माइनिंग का मतलब, जैसे मान लो आपने बोला कि यार आलिया भट्ट की शादी कब हुई, आलिया भट्ट ने लास्ट पिक्चर कौन सी करी थी अपने पति के साथ, ये सब क्या है चीज़ें जो कि आप ढूंढ सकते हो। डेटा माइनिंग यानी कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करके रखना। तो डेटा के एक्सट्रैक्शन से आपकी डिसीजन मेकिंग क्या हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेस टू द सोशल डेटा थ्रू फेसबुक, ट्विटर, यानी कि बेसिकली आपको एक्सेस मिलती है सोशल डेटा की, जो भी डेटा है आपको एक्सेसिबल मिलता है। अगर बिग डेटा ना होता तो आपको ये एक्सेसिबिलिटी भी नहीं मिलती। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, व्हाट हैपेंड, हाँ मैं आपको बताती हूँ, व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो है ना, अपने ऐप को ना पेड ऐप में कन्वर्ट करने वाला था, पेड ऐप में कन्वर्ट करने वाला था। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पेड ऐप में कन्वर्ट करने वाला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये वाली न्यूज़ जो है वो सारे में स्प्रेड हुई ना कि व्हाट्सएप जो है पेड जाने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि सिमिलर टू व्हाट्सएप हो, वो लोगों ने सर्च करना चालू कर दिया
कि भाई जैसे एग्जांपल कई लोग जो है टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गए, है ना, टेलीग्राम पे शिफ्ट होना एक तरीके से इसका ही आफ्टर इफेक्ट था। और बहुत सारी चीजें जो थी वो व्हाट्सएप क्योंकि पेड होने जा रहा था तो एक शिफ्टिंग देखी जा सकती थी कि लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे देखी जा सकती थी, क्योंकि क्योंकि व्हाट्सएप ने क्या किया, कंपनी ने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया। क्या किया, डेटा को माइन किया बेसिकली, कहाँ से, बिग डेटा में से। बिग डेटा में से उसको समझ में आया, उसने डेटा एक्सट्रैक्ट किया और उसको समझ में आया, क्या समझ में आया कि जब से मैंने ये अनाउंसमेंट करी है ना, जब से मैंने ये अनाउंसमेंट करी है ना, तब से ना व्हाट्सएप को लोग क्या कर रहे हैं, इसका बैकअप ले रहे हैं एंड दे हैव स्टार्टेड यूजिंग some other प्लेटफॉर्म। ये क्या किया उन्होंने, ये क्या किया इन्होंने, यस, तो ये इन्होंने एनालाइज किया। तो अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने देखा कि यार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों को तो चाहिए फ्री का ही ऐप, बट अगर अगर मैंने इसको पेड कर दिया तो लोग तो किसी सिमिलर ऐप पे शिफ्ट हो रहे हैं और वो भी मतलब अच्छी परसेंटेज शिफ्ट हो रही है। तो फिर उसने, व्हाट्सएप ने फिर क्या डिसीजन लिया कि नहीं, that is not going to be a paid app anymore। फिर री अनाउंसमेंट आई, उस अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने बोल दिया कि हम इसको पेड बेसिस पे नहीं रखेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे, बल्कि हम आपको और प्रोटेक्शन देंगे 1-to-1 बेसिस पर। तो बताओ, क्या व्हाट्सएप अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर पाया था और क्या अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाया था ऑन द अर्ली स्टेज, राइट। वाई दिस थिंग हैपन, बिकॉज जो रिस्पॉन्स आए थे यूजर्स के वो कहाँ चले गए थे, वो चले गए थे हमारे बिग डेटा के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी ये वाली चीज। चलिए, तो अब मैं आपके पास निमोनिक में आती हूँ वापस से। यस, सो निमोनिक में G stands for गोला, गोला यानी कि बिग डेटा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे 3 पॉइंट्स, कौन कौन सा, पहला आएगा डिसीजन मेकिंग, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का एक्सेस मिलता है हमारे को, और रिस्क का अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगे। क्लियर हो गया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा वेयरहाउस। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड आई गेस कि मतलब बिग डेटा हो, डेटा माइनिंग हो या डेटा वेयरहाउस हो, सबसे सिंपल टॉपिक और इवन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो यही टॉपिक है, दैट इज डेटा वेयरहाउस। ओके, डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस क्या होता है? अरे मैम, बात करते हैं डेटा वेयरहाउस की, तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपको डेटा का मतलब तो पता ही है, व्हाट अबाउट वेयरहाउस? वेयरहाउस क्या होता है बताओ? मैम, वेयरहाउस वो होता है जिसको कि हम गोडाउन के नाम से जानते हैं। मैंने कहा हाँ, तो अगर मान लो एक मैं दुकानदार की बात करूं, तो एक दुकानदार वेयरहाउस में कौन सा डेटा रखता है? मैम, वो डेटा जो कि उसके इस्तेमाल में नहीं आता। तो बिल्कुल सही जवाब, ऐसा डेटा जो कि क्या बन जाता है बेटा, हिस्टोरिकल बन जाता है, जिसका कि आपको एक काम नहीं है, क्या बन गया, हिस्ट्री। जैसे मान लो कि मैंने अपने अभी लिंक्डइन के ऊपर कोई पोस्ट करी, कोई पोस्ट करी, ठीक है, लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट करी कि मैं गई थी, मुझे जयपुर, मुझे अवार्ड मिला, मुझे चैप्टर ने फेलिसिटेट किया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। तो मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे पोस्ट करी। अब ये पोस्ट क्या बन गई, हिस्ट्री बन गई कि नहीं बन गई? तो ये कहाँ चला जाएगा, डेटा वेयरहाउस में, और फिर एट लास्ट कहाँ जाएगा, बिग डेटा में। बात समझ आई? सो डेटा वेयरहाउस का मतलब होता है जहां पर डेटा, ऐसा डेटा जो कि यूज में नहीं आता, इस्तेमाल में नहीं आता, जिस पे ऑलरेडी काम कर चुका होता है, वो डेटा कहाँ चला जाता है, डेटा वेयरहाउस में चला जाता है। बट जैसे हमारा कोई शॉपकीपर होता है बेटा,
वो शॉपकीपर अगर गोडाउन के अंदर बेटा मान लो शुगर रखता है, 100 क्विंटल शुगर रखता है, और इस 100 क्विंटल शुगर में से लेट्स सपोज अगर 100 क्विंटल शुगर में से लेट्स सपोज 20 क्विंटल्स शुगर वो परचेज करता है बिल्कुल लेटेस्ट मान लो उसने 31 जुलाई को क्या किया, परचेज किया, तो क्या वो मेंशन नहीं करेगा कि 100 में से ये वाला जो पार्ट है 20 क्विंटल ये मैंने 31 जुलाई की परचेज है मेरी, करेगा कि नहीं करेगा? सिमिलरली स्टॉक में एंट्री डालेगा, करेगा, मेंशन करेगा, तो सब चीज के ऊपर क्या होगी बेटा, एक टाइम स्टैम्प होगी कि नहीं होगी, यानी कि कौन सी चीज कब आई कब गई, तो एक टाइम स्टैम्प होगी कि नहीं कि कौन सी डेट को आई कौन सी डेट को गई, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब जैसे मान लो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला, तो क्या ये भी टाइम स्टैम्प होता है? लिंक्डइन पे पोस्ट डाला, ये क्या है, एक डेटा है, हाँ मैम ये एक डेटा है, तो क्या ये भी टाइम स्टैम्प होता है? बिल्कुल होता है। जब हम कोई पोस्ट डालते हैं तो वो डाल देख वो पोस्ट जो है आपके लास्ट में का एज विद द डेट विद द टाइमिंग क्या हो जाती है, पोस्ट हो जाती है। और इवन मैं आपको बताती हूँ, यही वो रीज़न है कि जैसे मान लो आपने फेसबुक पे देखा होगा कई बारी, जो स्टोरी आपने पिछले साल इसी दिन आज के दिन ही लगाई होती है ना, तो वो आपको बोल देता है कि आपने पिछले साल ना इस दिन ये वाली स्टोरी लगाई थी। आपका कोई बर्थडे आ रहा होता है तो पहले से पॉपअप करके दिखाता है कि लास्ट टाइम जब आपका बर्थडे आया था तो आपने ये मटर गश्ती करी थी, आपने वीडियो बनाई थी। ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपका हिस्टोरिकल डेटा है। ये हिस्टोरिकल डेटा तभी तो सेम डेट पे पॉपअप कर पाया जब जब इसके ऊपर टाइम स्टैम्प थी। जिस डेट को ये अराइज हुआ, जिस टाइम पर ये अराइज हुआ, तभी तो क्या बनाया गया बेटा, तभी तो ये पॉपअप किया गया। तो इसीलिए ध्यान रखें, डेटा वेयर हाउस में जब डेटा जाता है हमेशा कैसे रहता है बेटा, टाइम स्टैम्प करके रहता है। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। So we have to read the need and the concept, then the ETL process. ये नाम पहले भी हमारे सामने आ चुका है, मैंने आपसे कहा था कि I'm gonna tell you in the chapter number 3. Then criteria of designing data warehouse, approaches and then benefits. एग्जाम के रेस्पेक्ट से बात करूँ तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है। देखो नीड एंड कॉन्सेप्ट तो आपको हर जगह लिखना ही पड़ेगा, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ईटीएल प्रोसेस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है और इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल दूं कि भाई अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, तीनों पे दोबारा से क्वेश्चन आ सकता है। अप्रोचेस इज वन टॉपिक विच आई फाइंड इट वेरी बिलो टू द बेंच लाइन की क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। जल्दी पढ़ते हैं नीड एंड दी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एनालाइज डेटा इन द हिस्टोरिकल सेंस, लाइक कंपेयरिंग एग्जांपल टुडेज डेटा विद सम हिस्टोरिकल डेटा, है ना। जैसे कि लोग क्या करना चाहते हैं, लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आज का कंपैरिजन किसी हिस्टोरिकल डेटा से करना चाहते हैं। जैसे मान लो आज अभी मैंने एक फ़ोटो खींची और साल भर पहले मेरे पास कोई फ़ोटो खींची मैंने फेसबुक पे अपलोड करी थी, तो मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि यार मैं अब कैसे दिख रही हूँ, मैं पहले कैसे दिखती थी। तो आप क्या कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो। तो बेसिकली एनालिसिस के लिए आपको कौन हेल्पफुल है, डेटा वेयरहाउस हेल्पफुल है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल सेंस में आपके डेटा को क्या करता है, अपने पास रखता है। और मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज हिस्ट्री। मैं कहती हूँ जिस पर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। सबसे पहला होता है बेटा, ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेशनल डेटा, ऑपरेशनल डेटा कौन सा होता है, ऑपरेशनल डेटा वो डेटा होता है जो कि इन ऑपरेशंस होता है, यानी कि इन यूसेज होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि मैं जो हूँ अभी एक चॉकलेट खा रही हूँ, वो भी खा रही हूँ,
जो इस चॉकलेट को मैं खा रही हूँ, तो ये चीज है, ये क्या है, ऑपरेशनल डेटा। और सेकंड होता है नॉन ऑपरेशनल। नॉन ऑपरेशनल मतलब नॉट इन यूज, यानी कि हिस्टोरिकल, यानी कि वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, घटित हो चुका है। यानी कि देखो, एक शब्द में बोलूं तो ये क्या है, था, और ये क्या है, समझ रहे हो। तो जो था हो जाता है वो किस में जाके सेव हो जाता है, वेयर हाउस में जाके सेव हो जाता है। और मैं एक बात बताऊं, अभी दो चॉकलेट मैंने जस्ट मुंह में डाल ली, वो क्या हो गई, था। और मैं खा रही हूँ, वो के अंदर है अभी मेरे, वो क्या है, ऑपरेशनल है, यानी कि अभी इन यूसेज है। जैसे जैसे मैं खाती जाऊंगी वो किस में चली जाएगी, जैसे जैसे मैं खाती रहूंगी वो नॉन ऑपरेशन में चली जाएगी, यानी हिस्टोरिकल बनती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आती है बात। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताती हूँ, यही सेम कॉन्सेप्ट आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। आप अकाउंट्स में चीज पढ़ते हैं कि जैसे आपने क्लास 11th की बात करो तो बहुत छोटे थे आप, बट आपने ये चीज पक्का पढ़ी होगी, दैट इन अकाउंट्स वी कैन ओनली रिकॉर्ड द हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस, है ना। मतलब घटना जो है ना, घटित हो चुकी हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, यस, हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर अगेन ऑब्वियसली बात है कि हमने फिर प्रोवाइजोस वगैरह पढ़ लिए, फिर हमने रूल पढ़ लिए कि भैया एक्सपेक्टेड गेन्स जो हैं वो हम नहीं लिखते हैं, बट एक्सपेक्टेड लॉसेस हम लिख लेते हैं। दोज आर आई बिलीव द प्रोवाइजोस। बट आई गेस कि अगर आप जो है बात करें अकाउंट्स की, वहां पर भी हम हिस्टोरिकल डेटा ही क्या कर सकते हैं, अकाउंट फॉर कर सकते हैं। तो सिमिलरली डेटा वेयर हाउस के अंदर भी कौन सा डेटा जाएगा, विच हैज बीन द पास्ट, तो क्या बन चुका है, हिस्ट्री बन चुका है। तो उसने बोला हियर कम्स द नीड ऑफ द डेटा वेयर हाउस, क्योंकि हम एनालाइज करना चाहते हैं हिस्टोरिकल सेंस जो डेटा हमारे पास है उसको। इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा मार्ट्स, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि वेरियस कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स को क्या बोलते हैं, डेटा वेयर हाउस, राइट। यस मैम, हमें याद आ गया। और फिर क्या बोल रहा है, वाया डेटा वेयर हाउसेस डेटा इज लोडेड इनटू द बिग डेटा, यानी कि इन्हीं डेटा वेयर हाउस से होकर डेटा कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। बात समझ आई? हाँ मैम, बात समझ में आ गई। तो अगर वो डायग्राम आपको याद होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से वो चीज़ कर सकते हो। नाउ बिफोर गोइंग टू द ईटेल प्रोसेस, मैं आपको पहले ये करवाना चाहती, क्राइटेरिया ऑफ डिजाइनिंग द डेटा वेयर हाउस, पहले मैं आपको ये करवाना चाहती। आ जाइए फटाफट, क्राइटेरिया ऑफ डिजाइनिंग का डेटा वेयर हाउस। यानी कि जैसे मान लो मुझे कोई वेयर हाउस बनाना है, यानी कि मेरे को कोई वेयर हाउस चाहिए। जैसे मान लो मैं आइसक्रीम स्टोर करना चाहती हूँ, तो क्या मैं उस तरीके का वेयर हाउस बनाऊंगी जिसमें कि आइसक्रीम स्टोर हो जाए? डेफिनेटली यस, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी द कोल्ड स्टोरेज। सिमिलरली अगर मैं डेटा का वेयर हाउस बनाती हूँ तो वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा डेटा जो है डेटा वेयर हाउस में जाएगा? ने बोला इट यूजेस द नॉन ऑपरेशनल डेटा, यानी कि ऐसा डेटा विच इज नॉट इन ऑपरेशन एनीमोर, यानी कि नॉट इन यूसेज एनीमोर। जो बात मैं आपको बार बार यहाँ चीख के बता रही हूँ, वही बात उसने क्या बोलती, वहां पर बोल दी कि भैया ऐसा डेटा कि क्या बन चुका है, हिस्ट्री बन चुका है, उसी को क्या करते हैं, उसी को ही अपने डेटा वेयर हाउस में जगह देते हैं। डेटा इस टाइम वेरिएंट, यानी कि जैसी डेटा डेटा वेयर हाउस में जाता है, मेक श्योर दैट इट हैज अ टाइम स्टैम्प, यानी कि उस पर डेट मेंशन हो, टाइम मेंशन हो, साल, हर एक चीज क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। एंड डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई कंटेंट किसी फॉर्मेट में है, कोई कंटेंट किसी फॉर्मेट में है। अब जैसे मान लो कि एक बच्चे से मैंने कहा कि बेटा आप जो है मुझे एग्जाम्पल ये कैलकुलेशन करके दे दीजिए, ठीक है। तो एक बच्चा मुझे रफ पेपर पे बना के देता है कैलकुलेशन, एक बच्चा बेटा मुझे गूगल शीट पे करके देता है मुझे कैलकुलेशन, एक बच्चा मुझे एक्सेल पे करके दे रहा है कैलकुलेशन।
समझ रहे हो? सो जब भी डेटा इसके अंदर जाता है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड इन 3 बातें आपको याद रखनी है. इट इज अ नॉन ऑपरेशनल डेटा, डेटा इज टाइम वेरिएंट एंड डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड इन नेचर. इसका निमोनिक है बेटा TOS, टॉस. TOS मैं आपको लिखवा देती हूँ. TS, T से टाइम वेरिएंट, O से ऑपरेशनल, S से स्टैंडर्डाइज्ड. ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा. राइट, एक बार इसको रीड कर लेते हैं. यू नो, अ डेटा वेयर हाउस शुड बी डिजाइन सो दैट इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. क्या कहता है ये? First point, it uses non-operational data. Data warehouse is using a copy of data from the active database that the company or the organization uses. तो ये क्या करता है, जैसे आपके सिस्टम के अंदर क्या होता है, अगर मान लो आप एक MS वर्ड के ऊपर आप एक लेटर लिखते रहते हैं, तुरंत ही कोई लाइट चली जाती है या आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो सिस्टम क्या करता है, एक टेम्पररी फाइल जो होती है आपके अपने सिस्टम पे सेव कर लेता है. और जब आप सिस्टम को रीओपन करते हो तो आपको वही फाइल जो है दिखाता है और कहता है, पूछता है कि आप मेरी सेव की हुई फाइल से रिज्यूम करना चाहेंगे या वहां से रिज्यूम करना चाहेंगे जहां से आपने सेव किया था. देखा? तो ऐसे ही क्या होता है कि जब कोई डेटा जो बनता रहता है ना, जब एक्टिवली डेटा पे लोग काम करते रहते हैं, तो डेटा वेयरहाउस ऑटोमेटिकली क्या करता है, जिस डेटा पे काम कर रहा होता है उसमें से उसकी कॉपी ले लेकर, जिस पे काम कर चुका होता है उसकी कॉपी लेकर अपने डेटा वेयरहाउस के अंदर रखता रहता है. Next data is time variant. When data is loaded into the data warehouse, यानी जब डेटा वेयरहाउस के अंदर जाता है, it receives a time stamp. उसके ऊपर क्या लग जाती है? टाइम स्टैम्प लग जाती है. और उस टाइम स्टैम्प से हमें क्या फ़ायदा होता है? इट अलाउज द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड्स. इसीलिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी कंपैरिजन कर सकती हूँ. 1 साल पहले कैसे दिखा करती थी और अब कैसे दिखा करती हूँ, कितनी मोटी हो गई, कितनी पतली हो गई, इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हूँ. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट इज डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड. ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में क्या करना चाहिए, डेटा को लोड करना चाहिए. क्या बोला? डेटा फॉर द डेटा वेयर हाउस टू मैच अप अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट शुड बी. एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट क्या होना चाहिए? यूज होना. एग्जाम्पल में उसने दे रखा है डेट्स. मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ डेट्स का एग्जाम्पल. सुनेंगे मेरी बात ध्यान से. जैसे मान लो मैंने कहा, बहुत ही इजी बिजी एग्जाम्पल है, मैंने आपसे कहा विद रिस्पेक्ट टू डेट्स कि मैंने आपसे कहा बताइए आपकी एग्जाम कौन कौन से डेट्स पर है. ठीक है, तो सारे बच्चे जो है ना एग्जाम डेट्स लिख के देते हैं मेरे को. मान लो एग्जाम्पल मैंने उनसे बोला सिर्फ एक एग्जाम मेरे वाले पेपर का बता दो कि मेरा पेपर कब है. ठीक है, एक बच्चा ऐसे लिख के देगा. एक बच्चा कैसे लिख के देगा? एक बच्चा कैसे लिख के देगा? समझ रहे हो? कोई लिख के देगा MMDDYY फॉर्मेट में, कोई लिख के देगा MMDDYYYY फॉर्मेट में, यानी कि 4 डिजिट देगा, कोई 3 डिजिट देगा, जैसे यहाँ पर कोई 23 भी लिख सकता है खाली. समझ रहे हो? सो द पॉइंट हियर इज कि एक डेट्स लिखने की बात की गई और डेट में ही कितने ज़्यादा वेरिएंट्स आ गए, यानी कि हर एक जने ने अलग अलग तरीके से डेट्स को लिखा. तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा स्टैंडर्डाइजेशन की. जैसे कि एग्जाम्पल दिया डेट्स, आप भी एग्जाम में दे सकते हो डेट्स का एग्जाम्पल. तो हमें क्या चाहिए? इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, विच मीन्स ऑल डेटा loaded into the data warehouse should have to be converted into the standard format before loading. यानी कि डेटा वेयरहाउस में अगर आपको सामान डालना है तो आपको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. जो भी फॉर्मेट उसने स्टैंडर्डाइज डाला हुआ है उसी के तहत आप क्या कर सकते हो, डेटा को उसके अंदर लोड कर सकते हो. आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा. यस और नो? चलिए, तो मैंने आपको अभी तक क्या कराया बेटा, मैं आपको बता देती हूँ, एक बार रिवाइज कराती हूँ. मैंने आपको अभी तक कराया है नीड एंड कॉन्सेप्ट. सेकेंड इज क्राइटेरिया ऑफ डिजाइनिंग द डेटा वेयर हाउस. क्राइटेरिया का निमोनिक क्या है? TOS.
ये अब बात करते हैं बेनिफिट्स, यानी कि अगर मैं भी अप्रोचेस को होल्ड पे रख रही हूँ, अगर मान लो मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, यानी कि डेटा वेयर हाउस से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो क्या क्या होंगे। लाइक बहुत ही इजी बिजी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। जो देखो क्या बोल रहा है वो, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा, हम डेटा को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड व्यू दे रहा है हमारे को। कंसिस्टेंट है, यानी कि मैं उस डेटा को आज इस्तेमाल करूँ कल इस्तेमाल करूँ, सेम ही आंसर देने वाला है मेरे को। मेरी फोटो 2020 वाली आज भी वही दिखाएगा, कल भी वही दिखाएगा, भैया 2020 में मैं ऐसी ही दिखती। क्रिएट्स हिस्टोरिकल डेटा एंड सपोर्ट्स द एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो आई गेस कि आपको बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहे होंगे। आप इसको स्टडी मैथ से कवर कर लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ हेडिंग लिखी है। दिस इज आई गेस योर होमवर्क, इसको कि आपको कहाँ से कवर करना है बेटा, आपके स्टडी मैथ से। ठीक है, अब बात चलते हैं, वापस करते हैं और बात करते हैं हमारे बाकी कॉन्सेप्ट्स की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्रोचेस, यानी कि क्या क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं। तो वो अप्रोचेस हैं बेटा, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम्स अप अप्रोच। आपने कुछ सिमिलर अप्रोच जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ी होगी, और इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो आपसे आपको विजन शेयर्ड वर्सेस शेयर्ड विजन भी बताया होगा। और अगर मैंने आपको नहीं भी बताया तो मैं आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ कि जब हम ध्यान से सुनेंगे, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं उसको बोलते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। अब यू नो क्या कहते हैं, डेटा के केस में टॉप डाउन अप्रोच का मतलब पता है क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। बॉटम्स अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैंने पढ़ा था ना उस डायग्राम के अंदर, बहुत सारे डेटा मार्ट्स बन के मिलके क्या बन जाता है, डेटा वेयर हाउस। तो बहुत सारे डेटाबेस हैं, सॉरी डेटा मार्ट्स हैं, बहुत सारे डेटा मार्ट से क्या बन गए, डेटा वेयर हाउस बन गए। यानी कि क्या, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, इसको क्या बोला, बॉटम्स अप अप्रोच। एंड ऊपर जाते हुए क्या बना रहे हैं, वन डेटा वेयर हाउस, यानी कि बेसिकली इट इज एन इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी कि बॉटम्स अप अप्रोच। बहुत सारे डेटा मार्ट है, उनको इकट्ठा करके क्या बन जा रहा है, डेटा वेयरहाउस बन जा रहा है, उसको क्या बोला, इंटीग्रेशन। एंड ये क्या है बेटा, इसका जस्ट ऑपोजिट है, नाम में भी और काम में भी। यहाँ पर बॉटम्स अप लिखा है, यहाँ पर क्या है, टॉप डाउन। यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर क्या है, डिस इंटीग्रेशन है। ठीक है, आई गेस कि दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, आपने मैथ्स में भी पढ़ी है कि इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स समथिंग समथिंग लाइक दैट। चलिए, आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा विद रिस्पेक्ट टू द अप्रोचेस। चलिए आगे चलते हैं एंड बात करते हैं अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक विच ईटीएल प्रोसेस। ये भी हाल ही में कुछ 2 अटेम्प्ट पहले जो है एग्जाम में आया था, ईटीएल प्रोसेस। आइए समझते हैं ईटीएल प्रोसेस, ईटीएल क्या है, उसमें हमारे को क्या हेल्प करता है, कैसी चीजें होती। आई गेस दिस इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक थिंग। आइए जानते हैं ईटीएल प्रोसेस। ईटीएल में ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और एल स्टैंड्स फॉर टीएल, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। इट स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये है हमारी कुछ स्टेजेस, ठीक है। यानी कि बेसिकली ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि वो आपको बता रहा है कि जो डेटा है ना, अगर हमें उस कहाँ बेचना है, डेटा वेयर हाउस में भेजना है। डेटा जो है हमारा, अगर हमें उसे कहाँ बेचना है, डेटा वेयर हाउस से में बेचना है, उसका प्रोसेस है, यानी स्टेप्स हैं, ठीक है। और वो स्टेप्स कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं, ई, टी और एल। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन भी क्या आए थे, और मैं आपको समझा भी देती हूँ कि अगर किसी डेटा को कहाँ बेचना है, डेटा वेयर हाउस में भेजना है, तो कौन सा प्रोसेस लगता है, तो क्या है बेटा, ईटीएल प्रोसेस, यानी एक्सट्रैक्शन एंड। कोई भी डेटा उसको कि हमें डेटा वेयर हाउस में डालना हो, इसके लिए क्या लगेगा बेटा, 3 स्टेप्स लगे, ठीक है। चलो
अब मैं ना आपसे बहुत ही मतलब वैसे बहुत ही चिरकुट सी बात है, बहुत ही मतलब बेसिक सी बात है। हमारे को क्या करना है बेटा, डेटा किस में भेजना है, वेयर हाउस में। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, इस डायग्राम को देखिए। अल्टीमेटली जो डेटा है बेटा, इस प्रोसेस से होके ही गुजर रहा है। हाँ मैम, इस प्रोसेस से होके ही गुजर रहा है। तो मुझे बेसिकली बेसिकली अगर मैं BMW की बात करूं, तो W में डेटा कहाँ से आ रहा है, इनिशियली डेटाबेस से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा मुझे बताओ, मैं कहाँ से डेटा लेके आऊँ वेयर हाउस में डालने के लिए, मैं लेके आऊंगी बेटा डेटा बेस से। तो क्या कहता है वो, इन द फर्स्ट स्टेज डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेटा बेस। बात समझ आई? कहाँ से लाते हैं हम डेटा को, कहाँ से लाते हैं डेटा को, ध्यान से मेरी बात कहाँ से लाते हैं, डेटा बेस से लाते हैं। एक्सट्रैक्शन कहाँ से होती है, एक्सट्रैक्शन होती है डेटा बेस। आज रखना BMW का कहाँ से शुरुआत होगी बेटा, बी से। बेस से सीधे क्या कर लिया बेटा, एक्सट्रैक्ट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं बेटा डेटा क्या कर लाई, एक्सट्रैक्ट कर, डेटा को निकाल लाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी बेटा, अब इस डेटा को बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इस डेटा को जो निकाल के लेकर आई हूँ, राइट, कि डेटा इज इन दैट फॉर्मेट जिससे कि मैं काम कर पाऊँ। जैसे कि एग्जांपल, मैंने कहा मैं कोई दाल खरीदने गई और मैं कोई दाल दुकान वाले से ले आई, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा समझते हैं। तो अब जो मैं दाल ले आई, अब मुझे दाल बनानी है, यहाँ पर दाल, ये देखो ये दाल है यहाँ। अब इस दाल के अंदर बेटा, ये दाल जो है, इस दाल के अंदर कुछ कंकड़ भी हैं। आप मुझे बताओ कि हमें तो क्या बनानी है, दाल बनानी है, बट इस दाल में दाल के साथ क्या मिले हुए हैं, कंकड़ मिले हुए हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या हम दाल को टाइम के लिए अपने पास होल्ड पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, यानी कि साइड रख देंगे कि नहीं रख देंगे, यानी कि उस दाल को हम साइड में रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे, और क्या करेंगे फिर, इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो ये भी रिमूव रिमूव हो जाए, ये भी रिमूव हो जाए, और फिर क्या करेंगे, फिर हम इस डेट को क्या कर, इस दाल को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया डेटा को, क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया डेटा को। ट्रांसफॉर्म क्या है, आप समझो, ट्रांसफॉर्म का मतलब कि हमने उस डेटा को उस लायक बनाया, उस लायक चाहिए था डेटा वेयर हाउस में डालने के लिए। अब वो लायक क्या है, हमारे यहाँ पर तो दाल के केस में आपको समझ में आ गया, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो लायक कौन बताता है, लायक बताता है बेटा आपका क्राइटेरिया। पहले तो जो डेटा आपको चाहिए उसको साफ सफाई कर लो, होल्ड पे रख दो, और फिर बेटा क्या देखो कि क्या वो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, क्या वो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, राइट। तो पहले क्या करो, मान लो कोई डबल ट्रिपल डेटा हो गया जो कि, या फिर कुछ डेटा हो गया, ठीक कर दो, सॉर्टिंग कर दो, क्लीनिंग कर दो, उसके बाद इस क्राइटेरिया पे ले जाओ। जब ये क्राइटेरिया मीट हो जाए और उसके बाद जो है आगे का काम होगा। सारा का सारा किसका पार्ट है बेटा, स्टेज नंबर 2 का पार्ट है। स्टेज नंबर 2 के रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन के, बात समझ आई? और जब हमने बेटा होल्ड पे रख के इसके पर क्या किया बेटा, काम किया, तो जिस एरिया में हम उसको होल्ड पे रखते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टैगिंग। क्या कहते हैं बेटा, स्टैगिंग एरिया। क्या कहते हैं, स्टैगिंग। तो स्टेज नंबर 2 पढ़ते हैं। से स्टेज नंबर 2 अबाउट दी ट्रांसफॉर्मेशन, कहता है इन द सेकेंड स्टेज डेटा इज एक्सट्रैक्टेड, डेटा विच इज सो एक्सट्रैक्टेड इज प्लेस्ड इन अ टेम्पररी एरिया कॉल्ड एज स्टैगिंग। क्योंकि परमानेंट एरिया क्या है, बेसिकली कहाँ जाना है, उस डेटा वेयर हाउस में जाना है। और डेटा वेयर हाउस में जाने के क्या करना, धुलाई, धुलाई तो करनी पड़ेगी उसकी, तो धुलाई करने के लिए कहाँ खड़ा, टैगिंग एरिया के, यानी कि वेयर दैट डेटा इज ट्रांसफॉर्मली सॉर्टिंग फिल्टरिंग एज पर दी, उसको किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, एज पर दी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, लोडिंग है। तो सिंपल सी बात है,
कि अब इस डेटा को क्या कर देते, जब ये लायक हो जाता है क्या करते हैं, उसको लोड करके कहाँ डाल देते हैं, सब काम हो गया, टाइम स्टैम्प भी लग, सब कुछ हो गया, वेयर हाउस के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड स्टेज, दिस द फाइनल स्टेज which involve loading of data, so transformed data वेयर, यानी इस डेटा को हमने सुंदर बनाया, लायक बनाया, अब वक्त आ गया इसको क्या कर दिया जाए, लोड कर दिया टू दी डेटा हाउस। डेटा बेटा ETL क्या है बेटा, कुछ नहीं है, ETL इज अ प्रोसेस extracting data from source यानी from the database and bringing that in data house, इसको क्या कहते हैं हम, ETL। तो कोई बहुत बड़ी चीज थी, एग्जाम में फोकट के नंबर वाली बात थी इस क्वेश्चन। आई गेस कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं एंड वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स ऑफ द डेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़ने थे। द फर्स्ट वन वाज द बिग डेटा, डन विद द बिग डेटा, वी आर डन विद द डेटा वेयरहाउस, नाउ इट्स हाई टाइम टू डू द डेटा माइनिंग। अब बेटा माइनिंग क्या होती है, डेटा माइनिंग दी कॉन्सेप्ट है, इसको समझ ले, आ जाइए। तो मुझे तो लगता है कि डेटा माइनिंग सबसे इजी। अब देखो बेटा ये क्या है, बिग डेटा है, ठीक है, सारा का सारा डेटा कहाँ पर है। अब मुझे कोई भी डेटा चाहिए, ये यहाँ से आंसर मिल सकता है। मैंने कहा मुझे बताओ आलिया भट्ट की शादी कब हुई, मैरिज कब हुई, मुझे बताओ आलिया भट्ट की बेबी कब हुई, कब हुआ था बेबी, उसकी डेट क्या है। आलिया भट्ट के फादर कौन है, रणबीर और आर्या फर्स्ट मूवी कौन सी थी। ये सारा का सारा डेटा मुझे कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, मेरे मन मुताबिक ना, मन मुताबिक। और फिर उसके बाद क्या, ये बात ध्यान से सुनना, उसके बाद मैंने अपने मन मुताबिक डेटा को यहाँ से निकाला और फिर मैं क्या कर रही हूँ, कुछ ऐसे ट्रेंड्स, ऐसे पैटर्न, ऐसा एसोसिएशन निकाला है कि पहले किसी को पता था। जैसे एग्जाम्पल मैं तो अभी वो निकाल रही हूँ जो पहले से सबको पता है, बट आई गेट आप मेरी बात समझ जाओ। अब मान लो मैरिज की डेट जो है, आप वो देखना गूगल से एक बारी, और जब बेबी हुआ वो डेट देखना एक बारी, तो आप एक बात को नोटिस करोगे दैट अगर जो एक बेबी होने के लिए जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, वो इसमें मैरिज डेट एंड बेबी होने के बिटवीन 8 मंथ्स 7 मंथ्स में भी होता है, मिनिमम 7 मंथ्स का तो होना चाहिए था, वो भी आपको नहीं दिखेगा इसके अंदर। तो मैं ये पैटर्न, मैं ये जो एसोसिएशन है बिटवीन द मैरिज डेट एंड द बेबी का होने का डेट, क्या कर पाई, इससे एक डिसीजन ले पाई दैट शी वाज शी वाज हैविंग अ बेबी जस्ट बिफोर द मैरिज। सो विद नो ऑफेंस, बट मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हमने बिग डेटा से क्या किया, हमने बिग डेटा से अपने मन मुताबिक डेटा को क्या किया, निकाला, और उसके साथ में क्या किया बेटा, ऐसे TPA बनाए, TPA यानी ऐसा ट्रेंड, ऐसा पैटर्न को इस्टेब्लिश किया, या ऐसा कोई एसोसिएशन बनाया, और उस एसोसिएशन करने के बाद में हमने कोई ऐसा एनालिसिस किया, फिर हम ऐसे डिसीजन मेकिंग पे पहुंच गए जो कि क्या था बेटा, कोई पहले कोई जानता नहीं था, हमने कुछ ऐसा किया। नेचुरली बेटा ये चीजें पता है किसकी फील्ड में होती है, जैसे फिजिक्स की फील्ड में सब चीजें होती हैं कि पहले हम जानते थे, अब देखो प्लूटो को प्लैनेट माना गया, उसके बाद हमने उसको मना कर दिया, नहीं 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 या 9 प्लैनेट्स में तू नहीं आएगा, मतलब समझ रहे हो। तो यानी कि हम क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज निकालते हैं, कोई ऐसा एसोसिएशन निकालते हैं, कोई ऐसा पैटर्न निकालते हैं। जैसे कि हमने बोला अब हमने चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, पैटर्न देखा हमने, चंद्रयान 1 का क्या पैटर्न रहा, चंद्रयान 2 ने क्या पैटर्न किया, उसके हिसाब से फिर हमने चंद्रयान 3 को क्या किया, प्रिपेयर किया। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि ऐसे क्यों डेटा पे काम नहीं पता है चीजें, फिर भी वी आर प्रोसेसिंग द डेटा by taking out the data from the big data and then basically forming the TPA, which is
ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड एसोसिएशन, हम कोई ऐसे ट्रेंड्स, पैटर्न्स और एसोसिएशंस जो हैं वो बना रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं बनाए, उसको क्या बोलते हैं, डेटा माइनिंग। जैसे आपने देखा होगा कि कोल की खदानें होती हैं, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो समझ लो बेटा ये किसकी किसकी खाने हैं, ये बेटा कोल की खाने हैं, मतलब ये डाटा की खाने हैं। तो डेटा की खान में से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम जो डेटा की खाने हैं ना उसमें से क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम टीपीए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, टीपीए निकाल रहे हैं। और वो भी कैसा टीपीए बेटा, ऐसा टीपीए जो कि क्या है, प्रीवियसली अननोन है, इससे पहले किसी ने इसके साथ में कोई एसोसिएशन या कोई पैटर्न नहीं बनाया। ये दो लाइन जो है ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो लाइन, कि आप क्या करते हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ट्रेंड्स, टीपीए, ट्रेंड्स या पैटर्न्स या कोई एसोसिएशन ऐसा निकालते हो जो अभी तक क्या है, अननोन है। मून के बारे में हम सोच रहे हैं, अबाउट अ लाइफ ऑन मून, राइट। सो मून के ऊपर हम रहने की सोच रहे हैं, तो मान लो हमने मून के ऊपर कोई एक ऐसा पैटर्न जो है, डेटा सारा कहाँ जा रहा है, बिग डेटा के अंदर, हमने डेटा को कलेक्ट किया, हमने क्या किया, उस पर वर्क किया, एंड उसके बाद में हमने स्टडी करके बताया कि भाई देखो ऐसा है, मून के ऊपर इन नेक्स्ट 80 ईयर्स हम पहुंच जाएंगे, एंड बेस्ड ऑन दी दिस पैटर्न, ये पैटर्न वहाँ पे वायु का ये पैटर्न है, जमीन का ये पैटर्न है, ऑक्सीजन का ये पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पहुंच जाएंगे। इसमें हमारे को रहने को ऐसे मिलेगा, खाने पीने की बातचीत ऐसे रहेगी, पानी की चीज़ें ऐसी रहेंगी, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आप बता सकते हो बेस्ड अपॉन दी डेटा यू कलेक्टेड फ्रॉम द डेटा, फ्रॉम द बिग डेटा। आई गेस आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। इस आलिया भट्ट जी प्लीज बुरा मत मानिएगा चलिए, सिर्फ समझाने के लिए था ये। ओके, द नेक्स्ट इज जनरली डेटा माइनिंग इज अकम्प्लिश थ्रू ऑटोमेटेड मीन्स। वो क्या कह रहा है कि जनरली जब हम डेटा को एक सेकेंड वो कह रहा है कि जनरली जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये एक्सट्रैक्शन ना ऑटोमेटेड रहती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब इंसान जा रहा है और मिट्टी में से कुछ कैसे खोद रहा है, ऐसा मैनुअल चीज़ नहीं है। ये कैसी चीज़ें, सारी ऑटोमेटेड चीज़ें हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। एंड यूज़ कहाँ पर होता है, तो उसने बोला इट इज यूज्ड टू गेन द बिजनेस नॉलेज नाउअडेज, और नाउअडेज बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। बिजनेस इंडस्ट्रीज, हर एक टाइप की बिजनेस जो है एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में स्टडी करने के लिए कहाँ से कंटेंट उठाती है, बिग डेटा से कंटेंट उठाती है। मैं तो ये बोलती हूँ, हम जब भी कोई आज की डेट में कॉम्पिटिटर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया से देखते हैं, which is again into the big data, right। हमने पढ़ा था बिग डेटा के बेनिफिट्स के अंदर। तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ देखते हैं कि सारे की सारी जो नॉलेज हमें मिलती है वो हमें कहाँ से आती है, बिग डेटा से आती है, एंड वी कैन यूज दैट नॉलेज इनटू द बिजनेस। ओके, सो दैट इज अबाउट द बिग डेटा, डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। आई होप कि आपको तीनों के तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एंड अगर मैं देखो इम्पोर्टेंस की बात करूँ ना, मैं सच बताऊँ, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की बात करूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, सीरीज से मैंने आपको ये चैप्टर कराया है, ठीक है। आप उस सीरीज में चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। जो सीरीज से मैंने आपको चैप्टर कराया, अगर आपने बेटा सीरीज वही मेंटेन कर ली ना, तो आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। अब मान लो आप सबसे पहले कंट्रोल्स करना ही बैठ गए, तो कोई फायदा नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन जो एक कंट्रोल पे आएगा ही आएगा, या एक क्वेश्चन अच्छा वेयर हाउस पे आएगा ही आएगा। यहाँ पर कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेक श्योर कि आप वही सीरीज फॉलो करें जो सीरीज जो है आपको दी जाती, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड बी issuing the the important questions very very soon, thereby that would be the Independence Day। जब मैं कर रही हूँ इंडिपेंडेंस डे पर, आप जान पाओगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कि आप स्किप ही नहीं कर सकते, नॉट अफोर्ड दोज टॉपिक्स, आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स
ये सब कुछ बहुत भारी लग रहा है कि भैया ये तो बहुत सी चीज़ें हैं, इनको हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो एटलीस्ट जितने भी बच्चे हैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं लिस्ट दे रही हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस कर, जब उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट पढ़ के चले जाएं, प्लस पूरी क्लास आपने देख रखी है, समझ रखा है, आप आराम से पास हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।